नमस्कार दोस्तों, दृष्टि की लाइव क्लास में आपका फिर से स्वागत है। मेरा नाम है संजूर और सबसे पहले आप बताएं कि आप लोग कैसे हैं और आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है। तो चलिए हम लोग आज शुरुआत करते हैं एक नए चैप्टर के साथ, एक नई एनर्जी के साथ और एक बहुत अच्छे तरीके से हम कोशिश करेंगे कि चैप्टर को समझें और इसको समझने का प्रयास करें। तो अंतिम क्लास में हम लोगों ने 2 टॉपिक को कवर किया था और मुझे पूरा यकीन है कि आप लोगों ने बहुत एंजॉय किया होगा उस टॉपिक में और आप लोग बहुत मज़े से उसको सीखे होंगे। टॉपिक का क्या नाम था? एवरेज, और दूसरा हम लोगों ने किया था एलसीएम और एचसीएफ। विश्वास कीजिए कि ये टॉपिक से 1 या 2 क्वेश्चंस बन जाते हैं, खास करके ऐसे एग्जाम में DSSB या इस तरह के स्टेट एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चंस इससे पूछे जाते हैं। और बिल्कुल मैंने जो आपको ट्रिक सिखाया है ना, केवल आप उसका यूजेज करके बहुत आसानी तक आंसर तक पहुंच सकते हैं। लेकिन शर्त क्या है कि आपको वो ट्रिक आना चाहिए, शर्त क्या है कि आप वो चीज़ों को अच्छे से समझ सकें। तो जल्दी से एक बार मैसेज करके बताइए कि क्या मेरी आवाज़ वीडियो आप तक सही पहुंच रही है, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है, किसी को कोई परेशानी तो नहीं है। एक बार जल्दी से मैसेज करके हमें सारा चीज़ बता दीजिए जिससे कि हम क्लास को स्टार्ट कर सकें। आज जो हम लोग टॉपिक की शुरुआत करेंगे वो बहुत बेहतरीन टॉपिक है अपने में, और इस टॉपिक को कहते हैं कि मैथ्स का कह सकते हैं बेसिक है, रीढ़ की हड्डी है, क्योंकि मैथ्स की शुरुआत ही इस टॉपिक से होती है। तो इसलिए थोड़ा इसको लेट पढ़ाया, क्योंकि पहले थोड़ा सा आप मैथ्स में कंफर्टेबल हो जाएं, क्योंकि जब तक मैथ्स में आप कंफर्टेबल नहीं होंगे या क्लास में कंफर्टेबल नहीं होंगे तो आपको ये टॉपिक समझ में नहीं आता। तो आज इस टॉपिक को जब पढ़ लोगे तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल यहाँ से यहाँ हो जाएगा, आपको चीज़ें समझ में आने लगेगी और कहीं ना कहीं आप बहुत अच्छा करने लगोगे मैथ्स में। ठीक है, जो भी आपके लेवल का क्वेश्चन होगा इसमें हम आपको सिखाएंगे और हो सकता है कि आपको एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसा पूछा जाए। तो आप हमारे साथ बहुत कुछ आज नया सीखेंगे, तो आप तैयार हो जाइए सीखने के लिए और कहीं ना कहीं चीज़ों को समझने के लिए। जब आप एक बार चीज़ों को सीख जाएंगे तो नंबर सिस्टम आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। आज हम बात करेंगे नंबर सिस्टम पे। नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति। और नंबर सिस्टम क्या है? मैथ्स का समझ लीजिए बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है नंबर का सिस्टम। जब तक हमें नंबर्स के बारे में नहीं पता है, समझिए हम मैथ्स के बारे में क्या ही जानेंगे। तो नंबर्स के बारे में बहुत जरूरी है पता रखना या पता होना। आप अगर नंबर्स के बारे में जान गए तो समझिए ये कि आपका मैथ्स बहुत अच्छा हो गया। अगर आप नंबर सिस्टम को अच्छे से सीख लिए तो आप मैथ्स में कहीं भी धोखा नहीं खाएंगे। अभी जिन बच्चों का मैसेज आता था ना कि मैथ्स में बहुत डर लगता है, मैथ्स कैसे करें, आज आपको मैथ्स आसान लगेगा। मैं बहुत बेसिक से आपको नंबर्स के बारे में सिखाऊंगा और यहाँ से आप बहुत सारे चैप्टर को इससे मतलब इसका यूज करके बहुत सारे चैप्टर को आप आसानी से सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, हम लोग DSSB के टॉपिक पे चर्चा कर रहे हैं और चैप्टर का नाम है संख्या पद्धति, है ना, नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम का मतलब है नंबर्स का सिस्टम, मतलब नंबर्स को हम लोग अच्छे तरीके से जानने का प्रयास करेंगे, उसको चीज़ों को समझेंगे, सीखेंगे। और अगर आप एक बार नंबर्स जान गए तो समझ जाइए कि फिर आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। तो जल्दी से एक बार देखें, सब लोगों का मैसेज आ चुका है। ठीक है, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति। नंबर सिस्टम, इसको कहते हैं हिंदी में संख्या पद्धति। ठीक है, इसको हिंदी में कहते हैं संख्या पद्धति, मतलब संख्या के बारे में हमें जानना है। अब देखिए, नंबर सिस्टम बहुत बड़ा फैक्टर है, इस बात को समझिए। मैथ्स की बात करें तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है मैथ्स का। अगर हम इसकी बात करें तो बहुत कह सकते हैं कि भाष्य टॉपिक है मैथ्स का। अगर आप इसको समझ गए तो सारा आपका टॉपिक क्लियर है। अब हम इसको करने की कोशिश करते हैं। नंबर सिस्टम में हमें पढ़ना है केवल नंबर्स के बारे में, संख्या के बारे में। हम जितना संख्या के बारे में जानेंगे, जितना संख्या के बारे में समझेंगे, उतना मेरे लिए क्या होगा, आसान हो जाएगा। तो संख्या जो है वो हम लोग जनरली 2 तरह के संख्या के बारे में बातचीत करेंगे। एक होगा वास्तविक और एक होगा अवास्तविक। ठीक है, अगर इसको इंग्लिश में बात करें तो ये है रियल नंबर और ये है वर्चुअल नंबर। ठीक है, अच्छा, रियल और वर्चुअल है, मतलब ये वास्तविक है और ये क्या है, अवास्तविक है। ये रियल है, ये वर्चुअल। ठीक है,
तो वास्तविक संख्या और अवास्तविक संख्या, पहले इसको जानना है, उसके बाद ही संख्या आगे और भी होते हैं तो उसको जानना है। देखिए, वास्तविक का मतलब है एक ऐसी संख्या जिसको हम देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं, वो वास्तविक संख्या है। मतलब जो वास्तविक हो, जो रियल हो, है ना, जो सच में हो, सच्चा हो, तो वो वास्तविक है। अवास्तविक जो रियल ना हो, जिसको आप लिख तो सकते हैं लेकिन वो रियल में होता नहीं है, उसका कोई रोल नहीं है, वो कभी यूज नहीं हो सकता, उसका कोई मतलब नहीं होता, वो क्या है, अवास्तविक संख्या है, जिसका आप कभी यूज नहीं करोगे लेकिन लिख पाओगे। तो हम जितना भी दुनिया में संख्या पढ़ते हैं ना, हम केवल रियल नंबर के बारे में बातचीत करते हैं। मतलब अवास्तविक बस आप आज भर जानिए, इसके बाद आपको कभी अवास्तविक संख्या दिखेगा भी नहीं, आपके किसी काम का नहीं है। रियल नंबर वो है जिसको हम लिख सकते हैं, बोल सकते हैं, पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं, जैसे कि 2, 3, 4, है ना, 8, 17, √25, है ना, 64/13, ये सारा क्या है, सारा रियल नंबर है, क्योंकि ये रियल में एग्जिस्ट करता है, ये रियल में एग्जिस्ट करता है, इससे हम बाहर नहीं हो सकते, इससे बाहर हम नहीं सोच सकते। और अवास्तविक संख्या क्या है, जो वर्चुअल है, जो अवास्तविक है, जिसका दुनिया में कोई यूजेज नहीं है, जिसका कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, वो क्या है, और मतलब वर्चुअल। जैसे √-5, ये कभी होता ही नहीं है, √-5 कभी होता नहीं है, अंडर रूट में कभी भी नेगेटिव नंबर होता नहीं है। ये क्या है, लिख सकते हैं, लिख तो लिए, लिखने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन ये होता नहीं है कभी, ये क्या है, कभी होता नहीं है। तो ये अवास्तविक संख्या है जो कभी एग्जिस्ट ही नहीं करता, कभी आपने देखा ही नहीं होगा या कभी सुना नहीं होगा। ये बिल्कुल क्या हो जाता है ना कि एकदम कह सकते हैं ना कि इसका लाइफ में कहीं यूजेज नहीं होगा आपके पास, है ना, तो इसको कहते हैं अवास्तविक संख्या। अब आपने वास्तविक देख लिया, आपने अवास्तविक देख लिया, अब हम वास्तविक पे ही चर्चा करेंगे, अवास्तविक पे कभी चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि ये हमारे किसी काम का नहीं है, तो आप इसको काट दीजिए, ये किसी काम का नहीं है। हमें केवल बातचीत करना है वास्तविक संख्या पे, और वास्तविक संख्या के अंदर बहुत सारी संख्याएं हम पढ़ेंगे जिसको कि हम कह सकते हैं कि हमारे काम का है। ठीक है, तो चलिए अब हम करेंगे रियल नंबर पे केवल चर्चा, मतलब वास्तविक पे। ठीक है, रियल नंबर पे, रियल नंबर पे भी जब हम बातचीत करते हैं या वास्तविक संख्या पे भी, तो हम सबसे पहले बातचीत करेंगे परिमेय संख्या, और उसके बाद हम बात करेंगे अपरिमेय संख्या। देखो, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, इसकी बात करें तो इंग्लिश में ये होता है इरेशनल नंबर, और इसकी बात करें तो ये होता है इंग्लिश में रेशनल नंबर। ठीक है, रेशनल और इरेशनल। अब क्या होता है भाई रेशनल और इरेशनल, या परिमेय अपरिमेय? परिमेय संख्या एक ऐसी संख्या होती है, एक ऐसी संख्या होती है जिसे हम p/q के फॉर्म में लिख सके और q कभी भी 0 के बराबर ना हो, वो होता है परिमेय संख्या। एक ऐसी संख्या जिसे हम p/q के फॉर्म में लिख सकें और उसमें q का मान कभी भी 0 ना हो, मतलब कभी भी हर जो है वो 0 के बराबर ना हो, उसे कहते हैं परिमेय संख्या। ठीक है, ये होता है रेशनल नंबर, परिमेय संख्या। अब एक बात समझो, जैसे ये परिमेय संख्या के बारे में हम जाने, तो अब हम इसको लिखेंगे कि वो संख्या कौन सी हो सकती है। तो देखो 3/5 है ना, 4/7, 2 या 3 या 8, ये सारे परिमेय संख्या हैं। अब बोलेंगे सर आपने कहा था p/q, कोई बात नहीं, 3/1 लिख सकते हैं ना भाई, 8/1। किसी भी संख्या के डिनोमिनेटर में एक छुपा होता है, बटे में एक छुपा होता है। 8 है तो 8/1 नहीं होगा, 8/1 का भी मान 8 ही होता है ना। तो याद रखना, परिमेय संख्या एक ऐसी संख्या जिसे हम लोग p/q के फॉर्म में कन्वर्ट कर सके, वो क्या है, परिमेय संख्या। क्या है वो, परिमेय संख्या। कोई भी संख्या परिमेय संख्या हो सकती है जो कि p/q के फॉर्म में लिखा जाए। जैसे 1.5 भी है, ये भी आपका परिमेय संख्या है। क्यों, क्योंकि हम इसको 1.5 को अगर उड़ाते हैं यहां से डेसिमल, तो 15/10, और ये कहीं ना कहीं 3/2 के बराबर होगा, जो कि कह सकते हैं रेशनल नंबर है, परिमेय संख्या है। अब अगर बातचीत करें अपरिमेय की, तो अपरिमेय जस्ट इसका उल्टा, जिसको हम p/q के फॉर्म में ना लिख सके, जिसको हम p/q के फॉर्म में ना लिख सके, जैसे 3/0, ये कभी भी परिमेय संख्या नहीं होगा, ये अपरिमेय संख्या है। क्यों, क्योंकि 0 होना नहीं चाहिए q का मान, और 3/0 एक ऐसा नंबर है जिसको कहते हैं इमेजिनरी, जिसका कोई वैल्यू नहीं है, मतलब इन्फिनिटी, मतलब इसका कोई वैल्यू नहीं, ये संभव नहीं होता। 0 से हम किसी भी नंबर को भाग नहीं दे सकते, तो ये क्या है,
अपरिमेय की कैटेगरी में आएगा। जैसे √5, अंडर रूट में फंसा हुआ सारी संख्या अपरिमेय होती है। अंडर रूट में फंसी हुई सारी संख्याएं क्या होती है? अपरिमेय, अंडर रूट में फंसी हुई। मतलब अब एक बात समझो, जैसे अंडर रूट 7 है, ये क्या है? फंसा हुआ है, इससे बाहर हम नहीं निकल सकते, इससे बाहर हम नहीं सोच सकते। अंडर रूट 7 है, ये अपरिमेय है। कैसे? क्योंकि अंडर रूट 7 का मान कहीं ना कहीं एग्जैक्टली आप नहीं निकाल पाओगे, ये डेसिमल वगैरह में देगा 2 दशमलव कुछ के करीब। लेकिन अगर अंडर रूट 9 की बात करें तो ये अंडर रूट 9 जो है ना, ये फ्री हो जाएगा। अंडर रूट 9 का मान 3 हो जाएगा, तो ये क्या होगा ना, ये परिमेय की कैटेगरी में आता है। मतलब जिसका मान संभव हो जाता है अंडर रूट से, वो मेरा परिमेय संख्या है, और जो अंडर रूट में फंसा रह जाता है वो है अपरिमेय संख्या। जैसे √17, ये क्या है? मेरा अपरिमेय संख्या। √19, ये क्या है? अपरिमेय संख्या। लेकिन √25, ये क्या है? मेरा परिमेय संख्या, क्योंकि √25 का मान हो जाता है 5। जिसका मान संभव हो रूट में, वो क्या होता है? परिमेय संख्या। और जो रूट में फंसा रह गया उसका मान क्या है? अपरिमेय संख्या के बराबर। मतलब इतना याद रखो कि केवल अंडर रूट में फंसा हुआ नंबर ही अपरिमेय होता है, और दुनिया में कोई नंबर अपरिमेय नहीं हो सकता। बाकी सबको आप PYQ के फॉर्म में लिख लोगे। और एक ऐसा नंबर जिसके हर में 0 हो, एक ये भी आप सोच लो कि अंडर रूट में फंसा हुआ नंबर या जिसका हर 0 हो, दोनों अपरिमेय संख्या है। समझ में आ रहा है? क्लियर? जो भी हमारे साथ जुड़े हैं एक बार जल्दी से बता दीजिए। अब और 2 नंबर के बारे में पढ़ेंगे। एक हम पढ़ेंगे, अच्छा अब हम एक पढ़ेंगे इंटीजर्स। इंटीजर्स जिसको कहते हैं पूर्णांक, हिंदी में पूर्णांक कहते हैं, इंग्लिश में इंटीजर्स कहते हैं। देखो इंटीजर्स का मतलब है, हिंदी में अगर इसको बोले तो पूर्णांक। पूर्णांक का अगर हम लोग संधि विच्छेद कर दें तो ये होता है पूर्ण प्लस अंक। मतलब एक ऐसा अंक जो पूर्ण हो, जो कंप्लीट हो, होल हो, है ना, जो अपने में पूरा रखता हो, उसको कहते हैं पूर्णांक। आधा ना हो, डेसिमल में ना हो, मतलब एक ऐसी संख्या जो कंप्लीट हो, जो पूर्ण हो, अपने में पूरा हो, उसको कहते हैं पूर्णांक। अब देखो पूर्णांक भी जो है ना 2 कैटेगरी में बांटा गया है। एक होता है पॉजिटिव इंटीजर। क्या है? पॉजिटिव इंटीजर, जिसको कहते हैं धनात्मक पूर्णांक, ये है धनात्मक पूर्णांक। और दूसरा होता है निगेटिव इंटीजर। निगेटिव इंटीजर इसको कहते हैं ऋणात्मक पूर्णांक। अच्छा दोनों का मतलब आप समझो क्या है। पॉजिटिव इंटीजर और निगेटिव इंटीजर इज अ पार्ट ऑफ इंटीजर। मतलब इंटीजर का ये 2 पार्ट है, एक पॉजिटिव एक निगेटिव। इसका क्या मतलब हुआ कि इंटीजर में दोनों चीज संभव है, पॉजिटिव और निगेटिव। अगर केवल इंटीजर बात करें तो दोनों है, अगर बोल दे पॉजिटिव तो केवल पॉजिटिव, और बोल दे निगेटिव तो केवल निगेटिव। इसको समझना है तो एक बहुत बढ़िया तरीका से हम आपको समझाएंगे। तरीका ये है कि मान लेते एक नंबर लाइन है, सपोज कर लेते ये नंबर लाइन है, बीच में यहाँ पे 0 रख देते हैं। इधर जितनी संख्याएं होती है 0 के लेफ्ट में, ये सारी क्या है? निगेटिव है। सारी संख्याएं क्या है? निगेटिव में है। और 0 के राइट में जितनी भी संख्याएं होंगी, जितनी भी 1 2 3 4 5 6 और 7, ये सारे क्या है? पॉजिटिव नंबर्स हैं। तो ये सारे निगेटिव नंबर्स है, ये सारे पॉजिटिव नंबर है, बीच में है 0। 0 क्या है? बैरियर है। 0 क्या है? एक बॉर्डर है, एक बाउंड्री है। तो 0 के लेफ्ट में जितनी भी संख्याएं ये निगेटिव इंटीजर है, 0 के राइट में जितनी संख्याएं ये है पॉजिटिव इंटीजर, और दोनों को मिला दें निगेटिव और पॉजिटिव इंटीजर को तो ये बन जाता है इंटीजर। मतलब जब इंटीजर की बात होती है ना तो उसमें निगेटिव पॉजिटिव दोनों नंबर आते हैं, लेकिन ध्यान रहे ये केवल पूरा नंबर की बात होगी। मतलब 1.5 ये कभी भी इंटीजर नहीं है, -1.5 ये कभी भी इंटीजर नहीं है, 3/2 इंटीजर नहीं है, 4/2 क्योंकि 2 हो जाता है इसलिए इंटीजर है, √25 5 हो जाता है तो इंटीजर है, लेकिन √26 इंटीजर नहीं है। ठीक है ना। 7.65 ये इंटीजर नहीं है, -2.25 इंटीजर नहीं है। मतलब इंटीजर का मतलब एक कंप्लीट नंबर जिसके साथ ना डेसिमल हो, ना वो फ्रैक्शन में हो, ना वो अंडर रूट में फंसा हुआ हो। केवल और केवल इंटीजर का मतलब होता है पूर्ण अंक, पूर्णांक, पूर्ण अंक होना चाहिए।
उसमें कहीं पे भी आपके साथ डेसिमल और फ्रैक्शन का रोल नहीं होना चाहिए। इस बात को आप समझ जाइए, ये इंटीजर होता है। ठीक है, एक बार जल्दी से बता दो समझ में आ रहा है कि नहीं। कौन कौन हमारे साथ जुड़े हैं भाई? प्रियंका का मैसेज आया है, और कौन मैसेज किए हैं? ज्योति के कुछ करके नाम है, बहुत लंबा चौड़ा नाम है, वो है, और बहुत सारे बच्चे हैं दिख रहे हैं। तो एक बार जल्दी से बता दो कि क्या आप लोगों को समझ में आ रहा है, यहाँ तक चीजें क्लियर है? तो फिर हम लोग आगे बातचीत करें। पॉजिटिव निगेटिव इंटीजर्स। अब देखिए, अब हम लोग जब ये कर लिए, इंटीजर कर लिए, परिमेय अपरिमेय कर लिए, वास्तविक और अवास्तविक सीख लिए, तो अब बहुत आसान सा है जो आप लोग बचपन से करते आए हैं, सम संख्या। सम संख्या जिसको कहते हैं इवन नंबर इंग्लिश में, जिसको कहते हैं इवन नंबर इंग्लिश में। ये क्या होता है भाई? एक ऐसी संख्या जिसके अंत में या जिसका इकाई अंक 0, 2, 4, 6 और 8 हो। एक ऐसी संख्या जिसके इकाई अंक क्या हो भाई? 0, 2, 4, 6 और 8 हो, वो क्या होता है? इवन नंबर होता है। वो क्या होता है? इवन नंबर, है ना, सम संख्या। दूसरा क्या है भाई? विषम संख्या। दूसरा क्या है? विषम संख्या। इंग्लिश में कहते हैं ऑड नंबर। ऑड नंबर मतलब एक ऐसी संख्या जिसके इकाई अंक 1, 3, 5, 7, 9 हो। वो क्या है? विषम है। एक ऐसी संख्या जिसके इकाई अंक 1, 3, 5, 7 और 9 हो, उसको कहेंगे विषम संख्या। ठीक है ना, विषम और सम। समझ में आ गया? ये तो आप बचपन से करते आए हो, एग्जाम्पल भी आप समझ ही गए होंगे। अब हम पढ़ेंगे, कह सकते हैं अभाज्य संख्या। ठीक है, अभाज्य संख्या, इसको इंग्लिश में कहते हैं प्राइम नंबर। क्या होता है भाई? प्राइम नंबर का मतलब एक ऐसी संख्या, अभाज्य संख्या का मतलब एक ऐसी संख्या जो केवल अपने और एक से भाग लगे, जो केवल खुद से और एक से भाग लगे, उसको कहते हैं प्राइम नंबर, उसको कहते हैं अभाज्य संख्या। एक ऐसी संख्या जो केवल स्वयं और एक से भाग लगे, जो केवल स्वयं और एक से भाग लगे, मतलब अभाज्य संख्या जिसको भाग नहीं किया जा सकता, लेकिन अपने और खुद, अपने और एक से तो भाग सब संख्या होगी ना, तो उस दोनों केस को हटा दो, तो उसके अलावा वो किसी भी संख्या से भाग नहीं लगती है, उसको कहते हैं अभाज्य संख्या, क्योंकि वो बिल्कुल भाज्य होने वाली नहीं है। एग्जाम्पल लें, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, है ना, 23, ये सब क्या है? अभाज्य संख्या है। क्यों? क्योंकि 2 केवल 1 और 2 से भाग लगता है, 3 केवल 1 और 3 से, 5 केवल 1 और 5 से, 7 केवल 1 और 7 से, 11 केवल 1 और 11 से। मतलब इसके अलावा एक भी नंबर आप बता दीजिए जिससे कि 3 भाग लग रहा हो 1 और 3 को छोड़ के, है नहीं। 17 को लीजिए, क्या 17 1 और 17 के अलावा किसी से भाग लग रहा है? तो नहीं। तो ये अभाज्य संख्या की कैटेगरी में आता है, जिसके केवल 2 ही फैक्टर हो, एक खुद और एक 1, उसके अलावा कोई फैक्टर ना हो, या उससे वो किसी से भाग ना लगे। ठीक है, अब दूसरा है भाज्य संख्या, जस्ट इसका अपोजिट। जस्ट इसका अपोजिट मतलब इसको कहते हैं इंग्लिश में कंपोजिट नंबर। क्या होता है भाई ये कंपोजिट नंबर? एक ऐसी संख्या जो केवल स्वयं और एक से भाग ना लगे, इसके अलावा किसी एक भी संख्या से भाग लग जाए, उसको कहते हैं कंपोजिट। मतलब एक ऐसी संख्या जो स्वयं और एक के अलावा किसी तीसरे नंबर से
किसी तीसरी संख्या से भाग हो, मतलब एक ऐसी संख्या जो स्वयं और एक के अलावा किसी तीसरी संख्या से भाग लग जाए उसको कहते हैं भाज्य संख्या। एग्जाम्पल से समझ में आएगा आपको चीजें, जैसे 4, 6, 8, 9, 12, 14, 15, 16, 18, 20, ये सब क्या है आपके भाज्य संख्या है। क्यों? देखो 4 क्या है, 1 और 4 के अलावा 2 से भाग लग जा रहा है, तो एक भी मिनिमम संख्या हो जाए जो 1 और स्वयं के अलावा भी भाग दे। जैसे 6, 1 और 6 के अलावा 2 और 3 2 से भाग लग जाता है, मतलब 2 2 संख्या है इसमें। तो 8 क्या है, 1 और 8 के अलावा देखिए 2 4 से भी भाग लग रहा है ये। 9 क्या है, 1 और 9 के अलावा 3 से भाग लग रहा है। 12 क्या है, 1 12 के अलावा 2 से, 3 से, 4 से, 6 से, बहुत सारी संख्या से भाग लग रही है। तो ये सारे भाज्य संख्या की कैटेगरी में आते हैं। तो आपने अभाज्य और भाज्य को तो सीख लिया। इसमें एक बहुत बड़ा एक्सेप्शनल केस है जिसको कि याद रखना चाहिए और उससे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। दो एक ऐसी सम संख्या है जो अभाज्य है, दो एक ऐसी इकलौती, कह दीजिए इसको इकलौती सम संख्या है जो अभाज्य है। मतलब दुनिया में जितने भी सम संख्याएं होती है ना, सब भाज्य होता है, लेकिन दो इकलौता ऐसा सम संख्या है या इकलौती ऐसी सम संख्या है जो अभाज्य की कैटेगरी में है। इससे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। इंग्लिश में बात करें, 2 इज अ यूनिक प्राइम नंबर, 2 इज अ यूनिक प्राइम नंबर। दो इकलौता एक ऐसा संख्या है या इकलौती एक ऐसी संख्या है जो केवल और केवल अभाज्य की कैटेगरी में आती है। अदरवाइज दुनिया में जितनी भी सम संख्याएं हैं सारी के सारी भाज्य हैं, क्योंकि सम में 2 का फैक्टर है, क्योंकि सारी सम संख्याएं 2 से भाग लगती है, 2 भी लगती है, लेकिन 2 के केवल 2 ही फैक्टर हैं, इसलिए ये अभाज्य की कैटेगरी में। सोचो क्यों अभाज्य है 2? क्योंकि 2 के केवल 2 ही फैक्टर है, 1 और 2। 2 जो है ना केवल 2 ही संख्या से भाग लग रही है, स्वयं और 1 से। स्वयं 1 से भाग लगने वाली संख्या हमेशा अभाज्य होती है, इसलिए 2 को अभाज्य की कैटेगरी में रखा गया है। और इसलिए कहा जाता है कि 2 एक इकलौती अभाज्य सम संख्या है। 2 इज अ यूनिक प्राइम नंबर, 2 इज अ यूनिक इवन प्राइम नंबर, है ना। 2 इज यूनिक इवन प्राइम नंबर। 2 एक इकलौती सम अभाज्य संख्या है। क्या है? 2 एक इकलौती सम अभाज्य संख्या है। इस बात को आप समझ गए ना? किसी को कोई डाउट है जल्दी से बताओ भाई। बहुत जरूरी चीज बता रहा हूं, ध्यान रखो। ये सब चीज आपको नहीं पता होगा तो बहुत दिक्कत होगी। ठीक है, अब अगला देखो, उससे भी बढ़िया। अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, इसको कहते हैं को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर क्या है? 2 संख्याओं का ऐसा समूह, याद रखना इसमें ये अकेला संख्या नहीं होता, ये क्या है? को प्राइम सम का अभाज्य का मतलब है कि ग्रुप ऑफ 2 नंबर्स, ऐसी 2 संख्याओं का समूह जिसके बीच केवल एक ही कॉमन फैक्टर हो, वह है 1। जिसके बीच केवल एक ही कॉमन फैक्टर हो वह है संख्या 1। मतलब ऐसी 2 संख्याओं का समूह जिसके बीच केवल एक कॉमन फैक्टर 1 हो। ठीक है, मतलब अभाज्य संख्या 2 संख्याओं का एक ऐसा ग्रुप होता है जिसके बीच केवल एक ही कॉमन फैक्टर होता है, वह होता है 1। मतलब उस दोनों को भाग करने के लिए केवल एक ही संख्या है, वह है 1। इसके अलावा किसी से वो भाग नहीं लगती है। जैसे 2 और 3, देखो 2 और 3 को भाग करने के लिए केवल एक ही संख्या है, वो है 1।
1 से 2 भी भाग लगेगा, 1 से 3 भी भाग लगेगा, लेकिन 1 के अलावा कोई ऐसी संख्या बताइए जो दोनों को भाग कर रहा हो एक साथ। संभव है? नहीं। और सोचिए, 7 और 12, 7 और 12 भी क्या है? 100 अभाज्य संख्या, ना कि 7 और 12 को एक साथ भाग करने के लिए कोई संख्या है। 2 से 12 हो जाएगा तो 7 नहीं होगा, 7 से 7 हो जाएगा तो 12 नहीं होगा, लेकिन एक साथ दोनों को भाग करने वाली संख्या है वो है केवल 1, और उसको हम छोड़ देते हैं। तो हम कहेंगे कि सअभाज्य संख्या ऐसी दो संख्या का समूह होता है जिसमें दोनों संख्या का कॉमन फैक्टर केवल 1 होता है। जैसे 5 और 9, आप देखिए ये भी क्या है? सअभाज्य, क्योंकि इस दोनों को भाग करने के लिए कोई भी कॉमन नंबर नहीं है। ये 3 से हो जाएगा तो ये नहीं होगा, ये 5 से होगा तो ये नहीं होगा। लेकिन 4 और 8 ये कभी भी सअभाज्य नहीं होगा। क्यों? क्योंकि 4 और 8 को 2 भाग कर देगा, 2 से 4, 2 से 8, इवन 4 से भी हो जाएगा, 4 से 4, 4 से 8। तो ये आपका सअभाज्य नहीं होता है। क्यों? क्योंकि उसके लिए कॉमन फैक्टर 2 और 4 दो संख्याएं हैं, जबकि एक भी होगा तो गड़बड़ है। अब एक बात का ध्यान रखना, जनरली बच्चे क्या गलती करते हैं, यहां पे वर्ड है अभाज्य, याद रखिएगा, यहां वर्ड है प्राइम। प्राइम देखते ही उनके मन में यह आ जाता है कि दोनों संख्याएं प्राइम होनी चाहिए, दोनों संख्याएं अभाज्य होनी चाहिए ग्रुप में। ऐसा नहीं है। संख्याएं कोई भी हो, देखो यहां पे सम संख्या है, यहां विषम संख्या है, ये भाज्य संख्या है, ये भाज्य संख्या, यहां दोनों अभाज्य है, यहां एक भाज्य एक अभाज्य है। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि सअभाज्य के अंदर आपके भाज्य संख्या नहीं हो सकते हैं, या आपके सम संख्या नहीं हो सकते हैं, या आपके विषम नहीं हो सकते हैं। सब कुछ पॉसिबल है। बस इस बात का ध्यान रखना है कि दोनों के बीच कॉमन फैक्टर केवल एक होना चाहिए, बाकी संख्या कोई भी हो उससे आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए। इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उसको नोट कर लीजिए। लगातार संख्याएं, लगातार दो संख्याओं का समूह का अभाज्य होगा। यह भी याद रखना कि लगातार संख्याएं जो होती है ना दो, वो हमेशा सअभाज्य होता है। जैसे 2 3, 3 4, 4 5, 5 और 6, 6 और 7, 7 और 8, 99 100, 105 106, ऐसी संख्याएं जितनी भी होगी ना दो लगातार, वो सारी क्या है? सअभाज्य है, मतलब को प्राइम है। आप इस बात को समझ गए ना? जल्दी से बताइए, क्योंकि संख्याएं समाप्त हो चुकी है। अब हम लोग दूसरे चीज पे चर्चा करेंगे। एक बार जल्दी से बता दो। संख्याएं सारी समाप्त हो गई है। अब हम लोग दूसरे चीज पे चर्चा करेंगे, है ना? सम विषम, भाज्य अभाज्य, रेशनल इरेशनल, रियल कंपोजिट, रियल और वर्चुअल। उसके बाद हम लोग इंटीजर्स पे भी चर्चा कर लिए, निगेटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। हमने लगभग सारा कुछ डिस्कशन आपके साथ कर लिया है। संख्याएं जितनी होती है आपको मैंने बता दिया है। लास्ट में एक चीज है और संख्या में जो मैं बताने वाला हूं, बस उसको बता दूंगा। उसके बाद फिर हम लोग विभाजिता के नियम पे चर्चा करेंगे। अब देखिए, जो शुरुआत में बताना चाहिए, लेकिन चलिए कोई बात नहीं, दो चीज और सीख लीजिए जो जरूरी है जानना। एक होता है प्राकृत या प्राकृतिक संख्याएं, प्राकृत या प्राकृतिक, और दूसरा होता है पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या। ठीक है, यहां पे भी संख्या लगा दीजिए। इसको कहते हैं इंग्लिश में नेचुरल नंबर। क्या है? नेचुरल नंबर। और इसको कहते हैं होल नंबर। इसको क्या कहते हैं भाई? होल नंबर। इस दो संख्याओं को भी जान लीजिए, यह भी बहुत जरूरी है। नेचुरल नंबर का मतलब होता है 1 to 9 और होल नंबर का मतलब होता है 0 to 9। मतलब नेचुरल में 0 नहीं होता है और होल में 0 ऐड हो जाता है। मतलब दुनिया में जितनी भी संख्याएं हैं, सारी की सारी संख्याएं होल नंबर से बन सकती है, क्योंकि होल में 0 होता है, नेचुरल में 0 नहीं होता है। इसलिए यहां थोड़ा सा समस्या आ रहा होगा, इसलिए होल नंबर को बनाना जरूरी समझा गया। तो होल नंबर में 0 ऐड हो जाता है, मतलब 0 से लेकर 9 तक संख्याएं कितनी होती है? 10। 0 से लेकर 9, 10 जो संख्या है वो 1 और 0 से मिलकर बना होता है। इसलिए आपसे अगर कभी कोई पूछे ना कि दुनिया में कितनी संख्याएं होती है, आप बोलना 10। 0 1 2 3 4 5 6
7, 8, 9 और 10, बस इतनी ही संख्याएं हैं जिससे कि आप दुनिया के किसी भी संख्याओं को आराम से लिख सकते हैं, चाहे वो अरब लिखना हो चाहे करोड़ लिखना हो। तो आपसे कोई अगर ये पूछे कि बाबू ये बता दो दुनिया में कितनी संख्याएं एग्जिस्ट करती है, तो आप बोलना 10, 0 से लेके 10। उससे आप बहुत, सॉरी 10 तो लेना नहीं है, 0 से 9, ठीक है, 10 तो हम 1 और 0 से बना लेते हैं ना। बस इतनी सारी संख्याएं हैं आपके पास जिससे कि हम सारी संख्याओं को बहुत आराम से बना सकते हैं। 512 लिखना है तो 5, 1 और 2 का प्रयोग करोगे। मतलब आपको प्राकृत संख्याएं या प्राकृतिक संख्या और होल नंबर मतलब पूर्ण संख्या, इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि एग्जाम में कई बार पूछ लेता है कि 0 to 9 होल है या नेचुरल है, तो आपको पता होना चाहिए कि 0 to 9 क्या है, होल है। ठीक है, समझ में आ रहा है जी आप लोगों को? जल्दी से बताइए समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? ठीक है, समझ में आ रहा है भाई? जल्दी बता दो, फिर हम लोग करेंगे विभाजिता के नियम। बहुत इंटरेस्टिंग है ये सीखना, विभाजिता के नियम, डिविजिबिलिटी रूल्स। ठीक है, विभाजिता के नियम, डिविजिबिलिटी रूल्स, ये बहुत जरूरी है जानना। अगर ये आया तो आप बहुत कैलकुलेशन आपका फास्ट हो जाएगा, आगे चल के आप बहुत चीजों को आसानी से कवर कर लोगे। तो चलो जल्दी से बताओ भाई, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे 2 के विभाजिता का नियम। 2 के विभाजिता का नियम, और बहुत आसान सा है। संख्या के अंत में 0, 2, 4, 6 और 8 हो तो संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित होगी। आप इस बात को याद रखिएगा। 2 का विभाजिता का नियम यह कहता है कि दुनिया में वो सारी संख्याएं 2 से भाग लगेगी जिसके यूनिट प्लेस पे, जिसके इकाई अंक में 0, 2, 4, 6 और 8 हो, उसको कहते हैं 2 के विभाजिता का नियम। मतलब सम संख्याएं जितनी भी होती है ना, वो सभी के सभी 2 से भाग लगेगी, क्योंकि सम का भी प्रॉपर्टीज यही है कि उसके अंत में 0, 2, 4, 6, 8 होना चाहिए। ठीक है, एग्जाम्पल्स अगर देखें तो 24 ये 2 से भाग लगेगा क्योंकि अंत में 4 है। 20 0 है, भाग लग जाएगा। 44 लास्ट में 4 है, भाग लग जाएगा। 66 लास्ट में 6 है, भाग लग जाएगा। 198 लास्ट में 8 है, 2 से भाग लग जाएगा। मतलब लास्ट के बस यूनिट प्लेस को आप देख के बड़े से बड़े संख्याओं को आप आराम से बता दोगे कि ये 2 से भाग है या नहीं है। ठीक है भाई, जैसे हम कहें 2393, ये क्या 2 से भाग है? तो बोलेंगे नहीं, क्योंकि यूनिट प्लेस पे 3 है और 3 होना नहीं चाहिए, तो हम कहेंगे ये 2 से भाग नहीं लगेगा, छोड़ दीजिए। ठीक है, अब है 3 के विभाजिता का नियम। ये थोड़ा सा बढ़िया है। संख्या के सभी अंकों का योग 3 से पूर्णतः विभाजित होगा तो संख्या 3 से विभाजित है, 3 से विभाजित होगी। क्या हुआ इसका मतलब? 3 से विभाजिता का नियम चेक करने के लिए है कि पूरी संख्या के अंकों को आप जोड़ें, अगर वो 3 से भाग है तो संख्या पूरी की पूरी 3 से भाग है, अदरवाइज नहीं है। एग्जाम्पल, जैसे मान लेते हैं 1, 4, 4, ये 3 से भाग है या नहीं, इसको चेक करने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि आप संख्याओं के अंकों को जोड़ दीजिए। तो 4, 4, 8, 1, 9, 9 जो है वो हमेशा 3 से भाग लगेगा पूर्णतः, तो हम कहेंगे कि संख्या 3 से विभाजित है। और एग्जाम्पल लीजिए 675,
क्या ये 3 से भाग है? तो हम बोलेंगे चेक कर लेते हैं। 6 + 7 + 5, 7 6 13, 5 18, 18 हमेशा 3 से भाग लगेगा, तो हम कहेंगे कि ये भी संख्याएं 3 से भाग लगेगी। मतलब आपको केवल संख्या के अंकों को जोड़कर 3 से भाग देना है। अगर लग रहा है तो संख्याएं 3 से भाग होगी, और अगर नहीं लग रहा है तो संख्याएं 3 से भाग नहीं होगी। ठीक है, चलो 3 का हो गया। अब हम लोग करेंगे 4 के विभाजिता का नियम। 4 के विभाजिता का नियम क्या कहता है भाई? ठीक है, संख्या के अंतिम 2 अंक 4 से पूर्णतः विभाज्य हो तो संख्या 4 से विभाजित होगी। मतलब 4 का विभाजिता का नियम यह कहता है कि संख्या के अंतिम 2 अंक 4 से पूर्णतः विभाजित होगा तो संख्या 4 से विभाजित होगी। एग्जाम्पल दो, जैसे 184। 184 के अंतिम 2 अंक हैं 84। 84 हमेशा 4 से भाग लग रहा है, तो हम कहेंगे कि संख्या पूर्णतः 4 से भाग लगेगा। जैसे हम ले ले 500, ठीक है, 48, तो हम देख रहे हैं अंतिम 2 अंक 4 से भाग लग रहा है 48 4 से, तो हम कहेंगे कि संख्या 4 से पूर्णतः विभाजित है। 48 4 से लग रहा है, 184 4 से लग रहा है। बहुत बड़ी भी संख्या ले लेंगे ना, 3 4 5 8 9 और 12, हम कहेंगे कि ये संख्या 4 से भाग है क्या? तो हम कहेंगे 12 अगर 4 से भाग है तो पूरी की पूरी संख्याएं 4 से भाग लग जाएगी। मतलब आपको केवल अंतिम के 2 अंक को देखकर ही बता देना है कि संख्याएं 4 से भाग लगेगी या नहीं लगेगी। ये तो था 4 के विभाजिता का नियम। अब पढ़िए 5 के विभाजिता का नियम, और सबसे आसान 5 के विभाजिता के नियम। संख्या के इकाई अंक 0 या 5 हो तो संख्या 5 से विभाजित होगी। समझ पाए? संख्या के बस इकाई अंक को देखना है कि वो 0 हो या 5 हो, तो संख्या पूरा 5 से भाग लगेगा। एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे 20, इकाई अंक 0 है तो संख्या 5 से भाग लगेगी। और ले लें जैसे 25, तो इकाई अंक 5 है, संख्या 5 से भाग लगेगी। जैसे ले लें 130, इकाई अंक 0 है तो संख्या 5 से भाग लगेगी। तो हम कहेंगे कि जिसके इकाई अंक 0 या 5 हो वो संख्या 5 से विभाजित होगी। ऐसा कहता है 5 के विभाजिता का नियम। ठीक है, चलो अब हम लोग पढ़ेंगे 6 के विभाजिता का नियम। 6 के विभाजिता का नियम ये क्या कहता है भाई? संख्या एक साथ 2 और 3 से विभाजित होगी तो संख्या 6 से विभाजित है। अब समझो, 6 के विभाजिता का नियम कहता है कि संख्या एक साथ 2 और 3 दोनों से भाग लगे। 2 और 3, 2 या 3 नहीं कह रहा मैंने, 2 और 3 से एक साथ भाग लगे, उसको कहते हैं कि वह संख्या 6 से भी भाग लगेगी। जैसे एग्जाम्पल हम ले लें 36, तो आप देखना 36 2 से भी लग रहा है, 3 से भी लग रहा है, तो 100% 36 6 से भाग लगेगा। मतलब कंडीशन है कि 2 से भी लगना चाहिए और 3 से भी लगना चाहिए, एक साथ दोनों से। लेकिन संयोग से हम ले लें, सपोज कर लेते हैं 58, तो 58 2 से तो लग रहा है लेकिन 3 से नहीं लगेगा, तो ये 6 से कभी भी भाग नहीं लगेगा। इस बात का ध्यान रखना। और ले लीजिए एग्जाम्पल, जैसे हम ले लें 69, ये 2 से भाग नहीं लगेगा लेकिन 3 से लग जाएगा, तो ये 100% 6 से भाग नहीं लगेगा। तो हम कहेंगे
कि संख्याएं कभी भी कह सकते हैं आप कि 6 से भाग नहीं लगेगी 69। इस बात को आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। संख्याएं कभी भी 6 से भाग नहीं लगेगी। तो ये कब होगा? जब संख्याएं 2 से भाग लग रही हो और 3 से ना लग रही हो, और जब संख्याएं 3 से लग रही हो और 2 से ना लग रही हो, तो हम कहेंगे कि संख्याएं 6 से भाग नहीं लगेगी, ठीक है ना। ये आप समझ जाइए, ठीक है। यहां तक किसी को कोई डाउट? जल्दी से बता दीजिए। ठीक है, जल्दी से बता दीजिए। ठीक है, यहां तक किसी को कोई डाउट है? जल्दी से बताइए। मतलब एक साथ भाग लगना चाहिए, है ना। सात के विभाजिता का नियम क्या कहता है भाई? सात के विभाजिता का नियम बहुत बकवास है, ये किसी काम का नहीं है। ये सीधे एग्जाम्पल से समझिए और कहीं ना कहीं आपको लगेगा ये मैनुअल ही ज्यादा बढ़िया है। जैसे मान लीजिए कोई बड़ी सी संख्या ले लेते 2 8 9 3 4 8। अब इसके बारे में कहा जा रहा है कि ये 7 से भाग लगेगा या नहीं लगेगा। तो इसका पता है तरीका क्या है? ये बहुत ही कह सकते हैं लेंदी प्रोसेस है। यूनिट प्लेस को डबल करके रिमेनिंग में घटा देते हैं। 14 में 6 गया 8, 3 में गया 2, 9 28। फिर यूनिट प्लेस को रिमेनिंग में घटाएंगे, यूनिट प्लेस को डबल करके रिमेनिंग में घटाएंगे। 12 में 6 गया 6, फिर 8 में गया 7 और 2876। फिर यूनिट प्लेस को रिमेनिंग में गुना करके रिमेनिंग में घटाएंगे तो 275। फिर यूनिट प्लेस को डबल करके रिमेनिंग में घटाएंगे तो 17। क्या 17 7 से भाग लगेगा? तो नहीं। तो हम कहेंगे पूरी संख्या 7 से भाग नहीं लगेगी। मुझे लगता है उतना देर में आदमी मैनुअली कर लेगा 7 से भाग, है ना। तो ये नहीं सीखना चाहिए, ये किसी काम का नहीं है, लोग नहीं बताते हैं। लेकिन मैंने आपको बता दिया, आप एक्साइटेड तो हो गए ना कि भाई क्या होता है। तो यही होता है कि यूनिट प्लेस को डबल करिए और माइनस करिए। आप जहां तक कंफर्टेबल है वहां तक करिए। आप यहां पे भी चेक कर सकते थे कि 7 से भाग है तो नहीं है, आप यहां भी कर सकते थे। मतलब आप जहां पे कंफर्टेबल हो, आपको जितनी डिजिट चाहिए आप वहां तक उसको लेके जाओ। अगर लग रहा है तो ठीक, और नहीं लग रहा है तो नहीं होगा वो भाग, ठीक है। चलो 8 के विभाजिता का नियम देखते हैं। ये किसी काम का वैसा था नहीं। 8 के विभाजिता का नियम ये बिल्कुल 4 जैसा है। संख्या के अंतिम 3 अंक 8 से पूर्णतः विभाजित होगी तो संख्या 8 से विभाज्य है। ये क्या है? 8 के विभाजिता का नियम कहता है, ठीक है। एग्जाम्पल लीजिए, जैसे इतनी बड़ी संख्या 8 से भाग है क्या? तो हम कहेंगे बिल्कुल है, क्योंकि 512 8 से भाग लग रहा है, मतलब ये संख्याएं 8 से भाग है, ठीक है। और सोचिए 9 5 4 1 6 8, ये संख्याएं 8 से भाग है क्या? तो हम कहेंगे बिल्कुल है। क्यों? क्योंकि 168 8 से भाग है, मतलब ये पूरी संख्याएं 8 से भाग है। मतलब आपको केवल अंतिम 3 अंक को देखकर ये बता देना है कि संख्या 8 से भाग है या नहीं है, ठीक है। चलो अब हम पढ़ेंगे 9 के विभाजिता का नियम, और ये भी बहुत आसान है। 9 के विभाजिता के
नियम। ये क्या है भाई? संख्या के सभी अंकों का योग 9 से पूर्णतः विभाज्य है तो संख्या 9 से विभाजित होगी। इस बात को ध्यान रखिएगा कि संख्या के सभी अंकों का योग 9 से पूर्णतः विभाज्य होना चाहिए, तभी संख्या 9 से पूर्णतः विभाजित होगी। जैसे 3 में था कि अंकों का सम अगर 3 से भाग है, अंकों का योग अगर 3 से भाग है तो संख्या 3 से भाग होगी। उसी तरह संख्या 9 से भी भाग लगती है। जैसे एग्जाम्पल ले लें कि 9, 5, 4, ये संख्या 9 से भाग है क्या? तो हम कहेंगे कैसे, तो चेक करो। 9, 5 और 4 को जोड़ते हैं तो 9, 5, 14, 4, 18, ये पक्का 9 से भाग है, तो हम कहेंगे कि संख्या 9 से भाग है। ठीक है, अब सोचो 1, 5, 7, 8, ठीक है ना, ये संख्या 9 से भाग है क्या? तो हम बोलेंगे चेक कर लेते हैं। 1 + 5 + 7 + 8 + 6, तो 8, 6, 14, 7, 21, 5, 26, 1, 27, 27 पक्का 9 से भाग है, तो कहेंगे ये भी संख्या 9 से भाग है। बहुत आसान सा क्वेश्चन था। ठीक है, क्वेश्चन नहीं मतलब आसान सा कॉन्सेप्ट था। ठीक है, समझ में आ रहा है? एक बार जल्दी से बता दो। अब देखो 10 के विभाजिता का नियम, और कह सकते हैं दुनिया का सबसे आसान सा। संख्या के इकाई अंक 0 हो, बस इतना ही हो। संख्या का इकाई अंक अगर 0 है तो संख्या 10 से भाग लगेगी। इसको समझाने की जरूरत नहीं है, आप समझ गए होंगे, बच्चे वाली बात है ये। हम लोग पढ़ेंगे 11 के विभाजिता का नियम। ये थोड़ा सा बढ़िया है, 11 के विभाजिता का नियम। ये क्या कहता है भाई? इसको एग्जाम्पल से समझेंगे, ठीक है ना, क्योंकि इसको लिख देंगे तो आप नहीं समझ पाओगे। 11 के विभाजिता का नियम ये कहता है कि जैसे कोई संख्या लिख देते हैं, मान लेते हैं 18, 5, 3, 2, 4, 1, 7, 9, इतनी बड़ी संख्या है, इसको चेक करना है ये 11 से भाग है या नहीं है। तो आप ऐसे सोचना कि इतनी बड़ी संख्या है तो इसमें कौन कौन सा भाई, कितनी कितनी संख्या है, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 प्लेस है इस पे। 9 प्लेस में याद रखना आपका ये क्या है, ऑड प्लेस है। एक ऑड प्लेस, ये 5 जो है ये ऑड प्लेस पे, 2 ऑड प्लेस पे, 1 ऑड प्लेस पे, 9 ऑड प्लेस पे। ऑड प्लेस का मतलब विषम स्थान, हम संख्या नहीं कह रहे, विषम स्थान पे जो अंक हैं उसको जोड़ लीजिए आपस में। तो 1 + 5 + 2 + 1 + 9, सबको जोड़िए। 9, 1, 10, 2, 12, 5, 17, 1, 18। फिर आप क्या करिए ना, सम स्थान पे जो संख्याएं हैं उसको जोड़ लीजिए। सम स्थान पे क्या है भाई? 8 है, 3 है, 4 है और 7 है। 8, 3, 11, 4, 15, 7, 22 है। अब आपकी क्या कीजिए ना, दोनों में से जो बड़ी है छोटी में घटा दीजिए, तो 22 में से 18 जाएगा तो हो जाएगा 4। तो ये संख्याओं का जो डिफरेंस है ना, वो क्या आना चाहिए, या तो ये 0 आए या फिर 11 के गुणज हो। 11 के गुणज का मतलब 11 के टेबल में होना चाहिए, तभी वो संख्याएं 11 से भाग लगेगी। या तो डिफरेंस 0 आ जाता, या फिर वो 11 के टेबल में आ जाता, या 11 का पहाड़ा हो जाता। तो संख्याएं 11 से भाग लगेगी, अदरवाइज नहीं लगेगी। मतलब ये 11 से भाग नहीं है। आप समझ गए ना, हम सम संख्या नहीं लिखे, विषम संख्या नहीं लिखे, सम स्थान यहां पे लिख देते हैं। सम स्थान का सम है ये, और ये विषम स्थान का सम है। सम स्थान और विषम स्थान का मतलब ये देखिए, ये विषम स्थान है 1 नंबर, 3 नंबर, 5 नंबर, 7 नंबर और 9 नंबर। ये क्या है आपका? विषम स्थान है। ये सम स्थान है 2 नंबर, 4 नंबर, 6 नंबर, 8 नंबर। ये क्या है आपका? विषम सम स्थान। जैसे 1, 3, 5, 7, 9, ये क्या है आपका? विषम स्थान। 2, 4, 6 और 8, ये क्या है? सम स्थान। मतलब सम स्थान और विषम स्थान के संख्याओं का योगफल, उसके बाद उन दोनों के बीच का डिफरेंस या तो 0 आ जाए या 11 के टेबल में आ जाए। ठीक है भाई। एक छोटी सी संख्या लेते हैं और चेक कराने के लिए। 1, 3, 3, 1,
और यहां ले लें 5 5। अब कह रहा है कि ये संख्या 11 से भाग है या नहीं, आप इसको चेक करके बता दो। तो देखो पहले हम क्या करेंगे, विषम स्थान 1 3 5, ये क्या है विषम स्थान है, तो 1 3 5 जोड़े तो 5 3 8 1 9। सम स्थान क्या है 3 1 5, तो जोड़िए 3 + 1 + 5, 5 1 6 3 9, दोनों का डिफरेंस क्या है 0। जैसे ये डिफरेंस 0 आ गया मतलब ये संख्या 11 से भाग है। आप करके चेक कर लो, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो आपको केवल सम और विषम स्थान के संख्याओं का योग करके दोनों को डिफरेंस करके चेक कर लेना है कि क्या ये संख्याएं 11 से भाग है या नहीं है। इस बात को ध्यान रखिएगा। विभाजिता का नियम बस यहीं तक है, 11 के बाद हम नहीं पढ़ते हैं, आवश्यकता नहीं है, ये इस इतने में ही आप सब कर लोगे, ठीक है। अब हम क्या पढ़ेंगे, अब कुछ फॉर्मूला आपको दे रहे हैं, आप नोट कर लीजिए। 1 से प्रारंभ n तक के संख्याओं का योग बराबर n इंटू n+1/2। ये क्या है, 1 से लेके n तक के संख्याओं का योग। फिर आपको दूसरा फॉर्मूला है 1 से प्रारंभ n तक के संख्याओं के वर्गों का योग बराबर, ये होता है वर्गों का योग n इंटू, नीचे लिख देते हैं, इसका होता है n इंटू n+1 2n+1/6। ये याद रखिएगा, n तक के वर्गों का योग क्या है, ये वर्गों का योग n इंटू n+1 2n+1/6। इस बात को याद रखिएगा। तीसरा फॉर्मूला है 1 से प्रारंभ n तक के संख्याओं के घनों का योग, मतलब क्यूब, घनों का योग, ये होता है n² n+1² 4। इस बात को याद रखिएगा, n² n+1 का होल स्क्वायर अपॉन 4। ये आपके 3 फॉर्मूला बहुत काम देंगे, याद रखिएगा, ये बहुत टिल लाइफ आपको काम देंगे जब तक आप स्टूडेंट रहोगे, कि 1 से प्रारंभ n तक के संख्याओं का योग n इंटू n+1/2। हम इसको बॉक्स में डाल देते हैं, जो आपका फॉर्मूला है, जो फॉर्मूला है ये आपके बॉक्स में है। ये बहुत काम का फॉर्मूला है, ये वर्गों का है, ये घनों का है और ये नॉर्मल है, ठीक है। ये बहुत काम देगा आगे, आप याद रखिएगा, ये सब आपके बहुत काम का फॉर्मूला है और चीज़ों को आप कोशिश करिएगा कि आपको याद रह जाए, ठीक है भाई, समझ में आ रहा है। तो मुझे लगता है कि नंबर सिस्टम में इतना ही कॉन्सेप्ट है। लगभग मैंने 1 घंटा आपके साथ इस पर डिस्कशन किया है, तो एक बार आप जल्दी से बता दो कि आपको समझ में आया या नहीं आया। उसके बाद हम लोग सीधे अब क्वेश्चंस पे चर्चा करेंगे, ठीक है। देखो पहला ही क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया कि 1 से 50 तक के संख्याओं का योग बता दीजिए। अब देखिए मैंने आपको पहला फॉर्मूला दिया था, 1 से प्रारंभ n तक के संख्याओं का योग n इंटू n+1/2। मतलब 1 से 50 है तो n का मान यहाँ 50 हो गया, तो सम क्या हो जाएगा भाई, सम क्या हो जाएगा, मतलब योग क्या हो जाएगा, n इंटू n+1/2। तो क्या हो जाएगा 50 गुना 50 + 1 51/2। सॉल्व करेंगे तो 25 गुना 51, 25 × 25, ठीक है, 2 25 गुना 25 125, 2 127। मतलब आपका आंसर हो जाएगा 1275, ठीक है भाई, कितना हो जाएगा 1275। आसान सा क्वेश्चन था, फॉर्मूला याद नहीं रहेगा, आप जोड़ते रहना, समय खराब होगा, शायद गलती भी हो जाएगी। 1 से 200 तक सभी सम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। अब देखो सम कह दिया तो परेशानी हो गई क्या, अब आपको ऐसे करना है 2 + 4 + 6 और 200 तक कह रहा है तो 200 यहां हो जाएगा। 1 से लेके 200 तक सम संख्या कौन सी होगी, 2 से लेके 200 तक। अब बीच में 2 का गैप होगा, तो इसका सम बताना है, तो इसका तो मैंने फॉर्मूला नहीं बताया आपको, लेकिन ये तो बताया है ना कि 1 से प्रारंभ। अब क्या कीजिए कि इसमें 2 कॉमन ले लीजिए, 2 कॉमन लेंगे तो आंसर क्या हो जाएगा 1 + 2 + 3 ऐसे ऐसे करते करते 100 हो जाएगा। हो गया ना भाई, 2 कॉमन हो गया। अब इसका तो फॉर्मूला बताया था ना, ये क्या होता है 2 गुना
n इंटू एन प्लस वन अपॉन टू, एन का मान क्या है 100 इंटू 100 प्लस वन 101, कितना हो जाएगा 101 बटे 2, है ना भाई। n इंटू एन प्लस वन अपॉन टू, सॉल्व कर दीजिए, आंसर हो जाएगा 2 से 2 कट गया, 100 गुना 101 मतलब 101 पे डबल जीरो, ये आपका उत्तर हो गया। ठीक है, आपको तनाव नहीं लेना, आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। इससे मैंने 2 कॉमन कर लिया है उस फॉर्मेट में लाने के लिए। ठीक है भाई, चलो आगे। 1 से 150 तक के सभी विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। ठीक है, 1 से 150 तक के सभी विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। तो अब देखिए ये निकालना आपके लिए थोड़ा सा टफ हो जाएगा, क्यों? क्योंकि ये होता है 1 + 3 + 5 + 7, इस तरह कर करके 149 तक जाना है, क्योंकि विषम संख्या 149 तक है। अब देखिए, अब इसमें समस्या क्या आ गई ना मेरे भाई, कि आपको इसमें कॉमन तो कुछ होगा नहीं और उस फॉर्मेट में भी नहीं आने वाला, 1 + 2 + 3 के फॉर्मेट में क्या करेंगे? तब इसको हम लोग एपी से करते हैं। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन आप लोग 9th क्लास या 10th क्लास में पढ़े होंगे, याद होगा आपको। उसका फॉर्मूला होता है सम ऑफ n टर्म्स, होता है n/2 2a1 + n-1 इंटू डी। ये फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा होगा, याद है तो आप याद करिए। ये एक्चुअल में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है। आप जान रहे हैं कि इसमें 1 से 150 तक में 150 संख्याएं हैं, जिसमें 75 आपके सम संख्याएं और 75 आपके विषम संख्याएं। ये तो सबको पता है ना भाई, आधा सम आधा विषम। तो मतलब इसमें टोटल संख्याएं कितनी है भाई? 75 संख्याएं। तो इसका मतलब क्या हो गया कि n का मान 75 है, तो सम क्या हो जाएगा मेरे भाई? n का मान 75, तो 75/2 2a, a जो होता है वो पहला पद होता है गुना 1, n का मान 75 माइनस 1, d का मान क्या होता है? कॉमन डिफरेंस, सबके बीच देखिए कॉमन डिफरेंस 2 का है ना, 3 में 1 जाएगा 2, 5 में 3 गया 2, 7 में 5 गया 2, क्योंकि हर विषम संख्या के बीच 2 का डिफरेंस होता है, वही होता है d, जिसको कॉमन डिफरेंस कहते हैं। सॉल्व कीजिए, आपका उत्तर आ जाएगा 75 गुना 2, 2 + 74 गुना 2 148। सॉल्व करेंगे तो 75 गुना 2 बटे 150, तो मतलब हो जाएगा 75 गुना 75, और आपका आंसर यही हो जाएगा। जो भी आएगा आप एक बार इसको सॉल्व कर लीजिएगा। इसका आंसर आएगा 75 गुना 75। ठीक है, बहुत साधारण सा क्वेश्चन था, बस आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, ये बहुत काम का फॉर्मूला है। ये SN का फॉर्मूला है, और एक फॉर्मूला और होता है जिसको कहते हैं AN, मतलब पदों की संख्या। AN मतलब पदों की संख्या, ये होता है A1 + n-1 इंटू डी, मतलब उसमें पद कितने हैं। ठीक है, पदों की संख्या कितनी है आपको वो निकालना हो तो आप इससे निकाल सकते हैं। ठीक है, इस 2 फॉर्मूला को आप याद रखिएगा, बहुत काम आएगा। चलो आगे चलो। 62 से 89 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। अब कैसे निकालोगे? मैंने तो आपको फॉर्मूला 1 से लेके प्रारंभ से बताया था, 1 से प्रारंभ करके आपको n तक बताया था, तो आप घबराओ मत। आप ऐसे सोचो कि 1 से 89 में अगर हम 1 से 61 घटा दें तो 62 से 89 नहीं बचेगा। 1 से 89 पूरा ले लो और उसमें 1 से 61 संख्या काट दो, तो ये 62 से 89 नहीं होगा, इसके बीच होगा ना। 1 से 89 में 1 से 61 हटा शुरू से काट दिए, तो कहां से बचेगा? 62 से 89। अब 1 से 89 का सम क्या होता है भाई? n इंटू n + 1 अपॉन 2, और माइनस वो भी n इंटू n + 1 अपॉन 2 होगा। लेकिन ध्यान रखने वाली बात है कि दोनों जगह n का मान अलग है। यहाँ n का मान 89 है, तो हो जाएगा 89 इंटू 90 अपॉन 2, और यहाँ n का मान है 61, तो 61 गुना 62/2। सॉल्व करेंगे तो ये 31 होगा, ये सॉल्व करेंगे 45 होगा। दोनों को सॉल्व कर लीजिएगा आप, 89 गुना 45 का मान जो आएगा और माइनस 61 गुना 31 का जो मान आएगा, ये आपका उत्तर होगा। इस बात का आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, इस बात का आप ध्यान रखिएगा, ये आपका उत्तर आएगा। ठीक है, आसान सा क्वेश्चन है, बहुत इंटरेस्टिंग है। चलो आगे। अब आ गया ना 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर से लेके 10 स्क्वायर तक का आपको योग ज्ञात करना है। ठीक है भाई, अब एक बात समझिए, अगर आपको स्क्वायर का योग ज्ञात करना है, हमने आपको स्क्वायर का फॉर्मूला दिया है, आप चाहो तो देख लो, है ना। 1 से प्रारंभ n तक के वर्गों का योग n इंटू n + 1
2n+1/6 इस पे रख दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। क्या होता है योग बराबर n इंटू n+1 2n+1/6। n का मान क्या है भाई 10, तो 10 गुना 10 + 1 11 गुना 10 दूना 20 1 21/6 सॉल्व कर दीजिए। 3 दूना 6 3 7 21 2 पंचे 10 7 पचे 35 गुना 11 11 पचे 55 3 11 3 33 और 5 38। तो हम कहेंगे कि 385 हमारा सही उत्तर होगा, लेकिन हमें फॉर्मूला नहीं पता रहेगा तो शायद बहुत समय लग सकता है। क्लियर, आगे चलो। अब घनों का योग, घन वाला भी देखिए मैंने आपको फॉर्मूला बताया है, आप याद कीजिए, है ना। 1 से प्रारंभ n तक के संख्याओं के घनों का योग n² इंटू n+1/4 इस पे रख दीजिए, सॉल्व हो जाएगा। तो योग बराबर क्या होता है मेरे भाई, फॉर्मूला n² n+1/4 ये आपका फॉर्मूला होता है। आप इस पे सॉल्व कर दीजिए। n का मान 10 है तो 10 का स्क्वायर 100 इंटू 10 + 1 का स्क्वायर बटे 4 सॉल्व करेंगे तो 100 गुना 11 गुना 11 121/4 सॉल्व करेंगे 4 से 25 बार में कटेगा। 121 गुना 25 25 से का 25 2 25 गुना 50 2 52 5 25 से का 25 5 30 3025 आपका राइट आंसर है। अगर आपके पास ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप फॉर्मूला को याद रखिए, ये आपके लिए रामबाण है, ये याद है तो सब याद है। ठीक है, आगे चलो। ये सब क्वेश्चंस आपके काम का नहीं है, आप इसको रहने दो। ठीक है, जो क्वेश्चंस आपके लिए नहीं है, ये हाई लेवल क्वेश्चंस, इसको रहने दो। ठीक है, कह रहा है कि 20 अभाज्य संख्याओं का गुणनफल है। 20 अभाज्य संख्याओं का गुणनफल है। अब 20 अभाज्य संख्याओं को अगर गुणा करेंगे तो आंसर क्या होगा, जैसे 2 गुना 3 गुना 5 गुना 7 गुना 11 ऐसे करोगे तो आंसर क्या देगा। आप इतना मत सोचो, आप ये सोचो कि हम केवल 2 अभाज्य संख्याओं को गुना करते हैं तो आंसर क्या होता है 6। अगर 3 अभाज्य संख्याओं को गुना करेंगे तो 2 3 6 पंचे 30। 4 अभाज्य संख्याओं को गुना करते हैं तो आंसर कितना देगा 210। आप हर हाल में देखेंगे कि संख्याएं सम आती है। संख्याएं क्या है, सम आती है, तो हम कहेंगे कि संख्या सम होगी, है ना, इवन नंबर आता है, हर हाल में इवन नंबर आएगा, ऑड होगा नहीं। जरूरी तो नहीं है कि 3 अंकों की संख्या हो, 1 अंक का भी है, 2 अंक का भी है, 3 अंक का भी है। और कुछ कह नहीं सकते, ये कहना ही गलत है, कह नहीं सकते, क्यों नहीं कहेंगे, कह तो रहे हैं सम है। ठीक है, आसान सा क्वेश्चन था। चलो, जो आपकी लेवल का होगा बस वही कराएंगे। यदि विषम संख्याओं को सम बार गुना किया जाए तो परिणाम क्या है। अब देखो, विषम संख्या क्या है 3, सम बार का मतलब 2 4 6, तो मान लेते 2 बार करें तो 6 आएगा। विषम संख्या को अगर सम बार गुना करें तो 12 आएगा। मतलब विषम को अगर आप सम से गुना करते हैं ना, मतलब ऑड को अगर आप इवन से गुना करेंगे तो हर हाल में आपका आंसर इवन देगा। आप रट लो, कभी गलती नहीं होगी। और भी लिख देते हैं आपको, इवन को अगर आप इवन से गुना करोगे तो आपका इवन आएगा, ऑड को अगर आप ऑड से गुना करोगे तो आपका ऑड आएगा, और इवन को अगर आप ऑड से गुना करोगे तो आपका आंसर इवन आएगा। आप इस बात को याद कर लो, बहुत काम की चीज है। ठीक है, अब देखो ये वही बात है, आपको इस पे बस रख के देखना है और चीजों को समझना है कि पी क्यू आर 3 प्राकृतिक संख्याएं हैं। पी क्यू सम है, तो पी क्यू सम है तो कुछ भी मान लीजिए, पी को 2 मान लीजिए, क्यू को 4 मान लीजिए, सम है। और आर विषम है तो आर को 3 मान लीजिए। आप कुछ भी मानो, लेकिन छोटा से मानना, काम आसान हो जाएगा। कह रहा है कि कौन सा सही है। अब इस पे सेटिस्फाई कराइए कि P प्लस आर का मतलब 2 + 3 5 का स्क्वायर इंटू क्यू का स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर, क्या ये एक विषम देगा। तो आप देखिए 5 का स्क्वायर 25 होता है और 4 का स्क्वायर 16 होता है। 25 गुना 16 होता है 25 गुना 8 200, मतलब 25 गुना 16 होता है 400, और 400 क्या है सम है, विषम नहीं है, तो कहेंगे ये बात तो गलत है। दूसरा कह रहा है P प्लस आर का मान कितना है भाई, P प्लस आर 5 होता है और गुना Q का स्क्वायर का मतलब 4 स्क्वायर, 4 चौके 16 पंचे 80, 80 क्या है सम है, ये भी तो विषम नहीं है, गलत। P प्लस क्यू इंटू क्यू, P प्लस क्यू का मान 2 + 4 6 इंटू क्यू का मान 4, 6 गुना 4 कितना होता है भाई 24, 24 कभी भी विषम नहीं दे रहा, मतलब ये भी गलत है। लास्ट वाला सही होना ही है, चाहो चेक कर लो। P प्लस क्यू मतलब 2 + 4 6 गुना आर का स्क्वायर का मतलब 3 का स्क्वायर,
तो 3 तिया 9 गुना 6 54, 54 बिल्कुल सम संख्या है, यहाँ कह भी रहा है तो हम कहेंगे कि ये सही है। केवल आपको चेक करना था, आप चाहो तो यहाँ पे नंबर कुछ और भी ले सकते हो, आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये मेरी गारंटी है, आप इस बात को सोच के चलो। आगे चलो, ये सब क्वेश्चंस देखो, कह सकते हैं कि आप इसको बस याद रख लेना कि 1 से लेके 100 तक सभी प्राकृतिक संख्याओं को लिखे तो अंक 2 कितनी बार आएगा। कोई भी अंक ना हमेशा याद रखना 20 बार आता है, चाहे आप इसको चेक कर लो और आप इसका तरीका सीख लो। तो आप ऐसे सोचो, कह रहा है 2 कितनी बार आएगा, तो 20 बार आएगा। कैसे आता है तो देखो, 2 में आएगा, 12 में आएगा, 22 में आएगा, है ना भाई, 32 में आएगा, 42 में आएगा, 52 में आएगा, 62 में आएगा, 72 में आएगा, 92 में आएगा। 1 2, ठीक है, यहां देखो 2 बार 2 आया है ना, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, 10 बार तो यहां 2 आया। अब बोलोगे सर और कहाँ 2 आ रहा है, तो देखो और कहाँ 2 आ रहा है, तो याद रखना 20 में आ रहा है, 21 में आ रहा है, 22 ले चुके हैं तो 23 24 25 26 27 28 29, इधर कितनी बार 2 आया भाई, तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। और कहीं छूटा भाई, एक और छूटा क्या, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 बार यहाँ आया। और कहीं छूट रहा है क्या, अच्छा 82 यहाँ लिखना छूट गया ना, 82, ठीक है, तो इसमें 11 बार आता है, ठीक है ना, यहाँ 92 अच्छे से लिख लेते हैं, 72 82 और 92, तो इसमें 11 बार आया, इसमें 9 बार आया, तो 11 प्लस 9 कितना होता है मेरे भाई 20, तो 20 बार आएगा। आप इस बात को याद रख सकते हो अगली बार के लिए कि 1 से लेके 100 तक में कोई भी संख्या जो है ना, हमेशा याद रखना 20 बार रिपीट होगी। 0 कितनी बार आएगा, अब 1 से लेके 100 तक में 0 कितनी बार आएगा, इस बात को आप बताइए कि 1 से लेके 100 तक में 0 कितनी बार आएगा, ये बताना बहुत आसान है। इसमें देखिए 0 कहाँ कहाँ आएगा भाई, तो देखो 10 में आएगा, 20 में आएगा, 30 में आएगा, 40 में आएगा, 50 में आएगा, 60 में, 70 में, 80 में, 90 में और 100 में 2 बार। कितनी बार 0 आया, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 1 11, तो हम कहेंगे 11 बार 0 आता है अगर हम 1 से 100 तक संख्याओं को लिखते हैं। एकदम आसान आसान क्वेश्चन है, बच्चों वाला क्वेश्चन है, बहुत मजा आने वाला है, ठीक है। हाँ प्रियंका 82 लिख दिया मैंने, ठीक है। चलो बहुत आसान सा क्वेश्चन है, आगे देखते हैं। 165 से 765 तक कह रहा है संख्याएं हैं। अब आप कह रहा है कि इसमें अंक 4 कितनी बार आएगा 165 से 765 तक में, तो ये क्वेश्चंस आप लोग ट्राई करना, बहुत आसान क्वेश्चन है और ये बहुत इंटरेस्टिंग हो जाएगा बनाना, लेकिन थोड़ा हाई लेवल है, ये सब क्वेश्चंस एग्जाम में जनरली नहीं पूछा जाता, आप लोग में तो नहीं पूछा जाएगा। 1 से 100 तक में 8 कितनी बार आएगा, तो देखो मैंने आपको बताया था कि इस क्वेश्चन का आंसर हमेशा याद रखना 20 ही होगा, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बोला है वो, ठीक है। तो ये भी आसान हो गया, ये भी आसान हो गया, ये कर लोगे आप। अब देखो, अब इस तरह के क्वेश्चंस को करो जो जनरली पूछा जा सकता है, ठीक है, जो जनरली पूछा जा सकता है, याद रखना, ठीक है। यदि किसी संख्या 145 से भाग दें तो शेष 58 बचता है, तो कहता है उसी संख्या को अगर 29 से भाग दें तो शेष क्या होगा। एकदम रट लो, चाहो तो रट लो, शॉर्टकट सीख लो कि जब भी ऐसा क्वेश्चन आए ना तो क्या करना, 145 से भाग देने पे जो शेष बचता है ना 58, उसी को आप 29 से भाग दे देना और जो शेष बचेगा वही आपका उत्तर होगा। तो यहाँ शेष 0 बचता है क्योंकि 29 दूना 58 एग्जैक्ट कटता है, तो हम कहेंगे कि आंसर 0 होगा। मतलब कि किसी संख्या को, जैसे एक x संख्या को 145 से भाग देने पे अगर शेष 58 बचता है ना, तो उसी संख्या को अगर 29 से भाग दोगे ना तो इसके शेष को 29 से भाग देना, जो शेष बचेगा ना वही आपका उत्तर होगा। इस बात को आप रट लो, ठीक है भाई, इस बात को रट लो, इसके डिटेल में मत जाओ, बहुत लंबा प्रोसेस है, डिटेल में मत जाओ। अगर 204 को भाग देने पे 60 आता है तो उसी संख्या को 34 से भाग देने पर क्या आएगा, तो हम क्या करेंगे, सीधे 60 को 34 से भाग देके चेक कर लेंगे कितना होगा भाई, 34 एका 34, तो कितना शेष बचेगा 26, है ना, कितना बचेगा, शेष 26 बचेगा, तो हम कहेंगे कि आंसर 26 होगा। आसान सा क्वेश्चन है
और यही सब आपके एग्जाम में आएगा, याद रखना। बहुत ट्रेडिशनल मतलब कह सकते हैं ट्रेंड में चल रहा है ये क्वेश्चन। p 3 से बड़ी एक अभाज्य संख्या है, p स्क्वायर को 24 से भाग देने पर शेषफल क्या होना चाहिए। अब देखो p 3 से बड़ी एक अभाज्य संख्या है, तो p 3 से बड़ी एक अभाज्य संख्या क्या होगी, 5 होगी ना भाई। अगर 5 का मतलब p स्क्वायर का मतलब फिर क्या हो जाएगा, 5 गुना 5 25, और फिर आप 25 को क्या करोगे, 24 से भाग दोगे, तो आंसर क्या हो गया भाई, शेष क्या आएगा, हमेशा 1 आएगा। शेष क्या आएगा, हमेशा 1 आएगा। रट लो कि 3 से बड़ी एक अभाज्य संख्या, कुछ भी लो। आप बोलोगे कि सर 5 की जगह 7 ले लें, हम बोले ले लो, तो 7 का स्क्वायर क्या हो जाएगा भाई, 49 हो जाएगा। और 49 को भी अगर आप 24 से भाग दोगे ना, तो 24 दूना 48, आपका एक ही शेष बचेगा। चाहे आप कितनी बड़ी भी अभाज्य संख्या ले लो, उत्तर में कभी चेंजेज नहीं आना है। चाहो तो आप ये सब चीज अभी याद कर लो, एग्जाम में डायरेक्ट आंसर दोगे। वह छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या क्या है जिसे इतना से घटाने पर प्राप्त संख्या 19 का गुणज हो। इसका मतलब है कि 19 का गुणज होने का मतलब 19 से भाग लग जाए। ये संख्या 19 से भाग लग जाए, तो भाई 19 से भाग करके चेक कर लो, जो शेष बचेगा उसको घटा देना, जो शेष बचेगा वही एक्स्ट्रा है। तो हम क्या करेंगे, 478 185 को 19 से भाग करके चेक करेंगे। 19 दूना 48, 9 बचा, 19 पचे 95, 3 बचा, 19 का 19, 12 बचा, 19 छके है ना, तो 14 बचा, 19 सते 33, तो 12 बचा। हम कहेंगे यही 12 को घटा दो ना भाई, जो फालतू हमें टेंशन दे रहा है। तो हम कहेंगे कि 12 एक ऐसी संख्या है छोटी से छोटी, जिसको अगर हम इस संख्या में घटा दें तो वो 19 का गुणज होगा, या 19 से पूरा का पूरा भाग लगेगा। समझ में आ रहा है, आसान सा क्वेश्चन था और आप इसको कर लेंगे आराम से। ठीक है, आसान सा क्वेश्चन था, आप इसको कर लोगे, मुझे पूरा यकीन है। समझ में आ रही है चीजें, जल्दी से बताओ। कह रहा है वह छोटी सी छोटी संख्या क्या है जिसे इतना में जोड़ने पर प्राप्त संख्या 11 का गुणज हो। नहीं कर लोगे, वही काम, 11 से भाग देना, जितना कम पड़ेगा लास्ट में उसको जोड़ देना, वही आंसर होगा। ये आपको करना है, होमवर्क है, आसान सा क्वेश्चन है। किसी संख्या में 162 से भाग देने पर शेषफल 29 आता है, तो 27 से भाग देंगे तो क्या होगा, अरे भाई सीधा 29 को 27 से भाग करो, आपका शेष 2 आएगा, मेरा वही उत्तर होगा। ठीक है, ये सब ट्रिक याद रखना भाई, बहुत काम देगा। एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आजकल पूछा जा रहा है, ट्रेंड में है। किसी प्राकृतिक संख्याओं को 56 से भाग देने पर 3 शेष बचता है, तो 8 से भाग देने पर क्या शेष बचेगा। तो देखो 3 को 8 से भाग दे दो, जब 3 को 8 से भाग देंगे तो 3 ही शेष बचेगा, है ना भाई, क्योंकि जब भाग ही नहीं लग रहा है तो जो है वही है शेष, जीरो मत लिख देना। 3/8, जब न्यूमरेटर छोटा हो जाए डिनोमिनेटर से तो शेष वही हो जाता है, याद रखना। जब हर से बड़ा छोटा अंश होना तो वो क्या नाम है आपका, शेष ही होता है वो। इसको सॉल्व करना है, ये आप कर लेना भाई, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। ठीक है, ये जोड़ घटाओ गुना भाग तो आप बचपन से करते आए हो, इसको एक बार ट्राई कर लेना। ये आपका सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन आ गया इसमें, ठीक है, ट्राई कर लेना, अच्छा क्वेश्चन है। अब कह रहा है कि इसको आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। बचपन में करते आए हो आप आरोही क्रम में व्यवस्थित करना। इसका क्या तरीका है, सबसे अच्छा तरीका है कि सारे के हर को समान कर लीजिए, तभी तो कर पाते हैं ना। तो क्या करना पड़ेगा, 13/48 है, 1/4 है और 25/96 है। इन सभी का क्या करना है आपको, हर समान करना है। हर का मतलब 48, 4 और 96 का एलसीएम लेंगे। 48, 4 और 96 का एलसीएम आपको कल सिखाया एलसीएम के चैप्टर में, इसका एलसीएम 96 हो जाएगा, आप निकाल लेना। ठीक है, ऐसी छोटी सी छोटी संख्या जो तीनों से भाग लेंगे वो 96 है। मतलब इसको 96 करने के लिए 2 से गुना, तो इसको भी 2 से गुना, इसको 24 से गुना तो इसको भी 24 से गुना, इसको 1 से गुना तो इसको भी 1 से गुना। तो ये कितना हो जाएगा भाई, 26/96। ये कितना हो जाएगा, 24/96। और ये कितना हो जाएगा, 25/96। अब ऊपर जिसका अंश बड़ा वो बड़ा, अगर हर नीचे बराबर होना तो ऊपर जो बड़ा वो संख्या बड़ा,
तो आरोही क्रम में क्या होता है, पहले छोटी संख्या लेते हैं। तो छोटी क्या है 24, मतलब पहले आएगा 1/4। तो देखो किस ऑप्शन में 1/4 है, 2 ऑप्शन रिजेक्ट हो गया। उसके बाद क्या आनी चाहिए 25/96, मतलब 25/96 किस में है भाई, तो ये नहीं होगा, मतलब ये है 1/4, उसके बाद 25/96, उसके बाद 13/48। ये है आपका आरोही क्रम में सजाना, मतलब बढ़ते क्रम में सजाना। चलो आगे, इसको अवरोही क्रम में सजाना है, आप कर लेना, ये आपका होमवर्क है। अवरोही का मतलब घटते क्रम में, सबसे पहले बड़ी संख्या, फिर छोटी, फिर देन छोटी। अब देखो इसका, देखो ये भी बहुत आजकल ट्रेंड में है क्वेश्चन। क्या होता है, x का मान 0.27 है और 7 पे बार है। बार का मतलब 7 बार बार रिपीट हो रहा है। एक्चुअल में इसका मतलब होता है 0.27777 ऐसे रिपीट होता है, तो इसलिए इस पे बार लगा देते हैं। इसका तरीका सबसे अच्छा क्या है ना, कि आप देख रहे हो कि यहां पे क्या है भाई, 7 पे बार है ना, तो हम लिखेंगे 0.27, ठीक है। या आप 0 भी मत लिखो, आप इसको सीधा लिखो 27, ठीक है भाई 27। और जिस पे बार नहीं है उसको घटा दो, उसमें 27 में से जिस पे बार नहीं है उसको उससे घटा देते हैं। और याद रखना कि जिस पे बार है, ठीक है ना, जिस पे बार है तो यहां पे हम लिखेंगे कितना है भाई, 2 संख्याएं है ना, 2 संख्याएं, तो जो 2 जीरो, और जितने पे बार नहीं है उसका 1 जीरो इस पे लिख दो, मतलब 10 घटा दो, सीधी सी बात है। तो आंसर क्या हो जाएगा 25/90। और जब सॉल्व करेंगे तो 5 × 5 = 25, 5 से 18, तो मेरा आंसर हो जाएगा 5/18, जो कि ऑप्शन नंबर सी में। दोबारा समझिए कि 0.27 पे 7 पे बार है, तो इसको हम पहले लिखेंगे 27, जिस पे बार नहीं है उसको घटा देना है। नीचे आप ऐसे सोचिए कि यहाँ पे 2 संख्या है ना, तो 100 होगा। 2 संख्या है मतलब 1 पे 2 जीरो, और एक संख्या पे बार नहीं है तो 1 पे 1 जीरो कम कर दीजिए, बस आंसर आपका हो जाएगा। क्या हो जाएगा 25/90, आंसर क्या हो जाएगा 5/18। ये सब बहुत काम देगा, याद रखिएगा, ठीक है। चलो आगे, 2 क्रमागत समपूर्णांकों के वर्गों का अंतर हमेशा विभाजित होगा। कह रहा है 2 क्रमागत, क्रमागत का मतलब लगातार, 2 लगातार समपूर्णांक, समपूर्णांक का मतलब सम संख्या हो और वो कैसा हो, पूर्णांक हो, ठीक है, उसके वर्गों का अंतर हमेशा किससे विभाजित होगा। तो 2 क्रमागत सम संख्या आप ले लीजिए 2 और 4, ठीक है भाई, दोनों के वर्गों का अंतर 16 - 4 क्या हो जाएगा 12। 12 हमेशा किससे भाग होगा, तो देखो 2 से होगा, 4 से होगा, 3 से होगा, 6 से होगा, तो यहां तो सबसे हो रहा है, कहीं ना कहीं ये चेंजेज होगा जाके। अब हम सोचेंगे कि हम ले लेते हैं 4 और 8, तो देखो 8 × 8 = 64 और 4 × 4 = 16, घटाएंगे तो 14 में 6 गया, 8 5 में गया 4। अब देखो 48 किससे भाग लग रहा है, तो देखो 2 से भी, 3 से भी, 4 से भी, 6 से, तो ये हमेशा किससे विभाज्य होगा, इस बात को समझो। देखो जब भी ऐसी स्थिति आ जाए ना, आप हमेशा सबसे छोटे वाले को प्रीफर करना, कि हो सकता है बड़ा वाला तो कई बार फेल कर जाए, 3 6 4 फेल कर जाए, लेकिन हमेशा 2 से तो भाग लगेगा, क्योंकि यहां पे सबसे तो लग रहा है, लेकिन हमेशा वर्ड यूज किया है ना, तो आप हमेशा छोटी वाली को प्रेफरेंस कर लेना, कि हमेशा सम है तो जाहिर सी बात है 2 से भाग लगना है, ये तो तय है, 4 से लगे ना लगे, लेकिन 2 से तो लगेगा। एक छोटा सा और एग्जांपल ले लीजिए, जैसे 2 और 6 ले लें, तो देखो 2 और 6 लेंगे तो 36 में 4 जाएगा तो कितना हो जाएगा 32। अब देखो सॉल्व हो जाएगा आपका प्रॉब्लम, कैसे, अब 32 क्या है, 3 से नहीं लग रहा, 6 से नहीं लग रहा, अब 2 और 4 से लग रहा है, लेकिन हर हाल में 2 जरूर मिलेगा, हर हाल में 2 जरूर आएगा, बाकी सब रिजेक्ट हो जाए लेकिन हर हाल में 2 जरूर आएगा, याद रखना। और चेक कर लें, जिसमें 4 भी रिजेक्ट कर देंगे हम, मान लेते 10 और ले लेते हैं 6, ठीक है, ये हो जाएगा 10 और से, मतलब अभी मिलेगा कोई संख्या ऐसा मिलेगा जिसमें 4 भी रिजेक्ट होगा, रैंडमली ऐसे याद नहीं आ रहा, लेकिन 2 कभी भी फेल नहीं होगा, याद रखना, ठीक है, 2 आंसर होगा। 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी होगी जो 99 से विभाजित होगी। अब देखो, या तो आप 99 से भाग करके चेक कर लो, या फिर दूसरा तरीका है, जो संख्या 99 से भाग होगी वो 9 और 11 से जरूर भाग होगी एक साथ, क्योंकि 99 का फैक्टर होता है 9 × 11। हमने आपको 9 का डिविजिबिलिटी रूल पढ़ाया और 11 का भी पढ़ाया है, तो आपको क्या करना है, एक ऐसी संख्या ढूंढनी है जो 9 और 11 से एक साथ भाग हो, वो 99 से भी भाग लग जाएगी। तो 9 के विभाजिता का नियम क्या कहता है कि संख्याओं का सम 9 से भाग लगना चाहिए। तो 9 × 2 = 18, ये देखिए ये सारी संख्याओं का सम
9 से भाग लगेगा, ठीक है, इसको रहने दीजिए। ये भी 9 से भाग लग जाएगा, 9 दो 9 या 27, ये भी 9 से भाग लग रहा है, ये भी लग रहा है। भाई काम नहीं किया 9 पे। अब 11 से चेक कर लेंगे, 11 से ये भाग लगेगा तो देखो ये नहीं लगेगा, क्योंकि देखो इसका अगर ऑड प्लेस जोड़े तो 9 9 18 और 9 या 27, और इवन प्लेस जोड़े तो 18, तो 27 में 18 जाता है तो 9 हो जाता है, जबकि 0 और 11 आना चाहिए, तो कहेंगे कि ये नहीं लगेगा 99 से। अब इसको चेक करो तो देखो 9 दूना 18 और प्लस 0 18, और 9 दूना 18, 18 माइनस 18 0, 0 या 11 का गुणज हो गया, मतलब ये संख्या 11 से भी भाग है, 9 से भी भाग है, तो कहेंगे कि 99 से भी भाग है। बाकी नहीं होगा, चाहो तो आप चेक कर लो, बाकी 100% नहीं होगा, चाहो तो आप इसको चेक कर लो, नहीं होगा, 200% नहीं होगा। तो हमेशा याद रखना कि कोई भी संख्या 9 और 11 दोनों से भाग लगेगी ना, तो वो संख्या 99 से भाग लगती है। जैसे अगर हम कहें 63 से कोई संख्या भाग लगने के लिए 7 और 9 से भाग लगनी चाहिए, तो आगे आप विभाजिता का नियम खुद बना लोगे, आगे आप विभाजिता का नियम खुद बना लोगे, क्योंकि 7 का और 9 का पढ़ाया है आपको। अगर हम कहें कोई संख्या 55 से भाग लगने के लिए क्या होना चाहिए कि वो 11 और 5 दोनों से भाग लग जाए, तो आप छोटा कर लिया करो, ठीक है भाई। चलो आगे देखो, अब ये देखो, अब ये देखो क्या है कि वह छोटी सी छोटी संख्या बताइए जो 111 से विभाजित हो। बहुत आजकल ट्रेंड में क्वेश्चन है 111 वर्ड। 111 से भाग लगने के लिए संख्याएं 37 और 3 दोनों से भाग लगनी चाहिए, याद कर लो, क्योंकि 37 गुना 3 111 होता है, मतलब संख्या 37 और 3 से भाग लगेगी तो वो संख्या 111 से भाग लगेगी। तो हमें पूरा 111 से भाग नहीं करना, आपको स्मार्ट बनना है अगली बार। अब क्या करना है, आप मेरी क्लास देखें ना, वैसे तो आप कर लोगे, मुझे पता है कि आप 111 से भाग कर करके चेक कर लोगे, शायद 1.5 मिनट में कर भी लो, लेकिन हम कहते हैं स्मार्ट कब बनोगे, जब मेरी क्लास करोगे। अब आपको 111 से भाग नहीं करना, आपको 3 और 37 से करना है, और स्टार्ट भी किससे करना है, 3 से करना है। 3 से विभाजिता का नियम, सभी संख्याओं का सम 3 से, अंकों का सम 3 से भागो। 1 2 3 4 5 6, ये 3 से लग रहा है, अभी रुक जाओ, 1 2 3 4, ये 3 से नहीं लग रहा, मतलब ये 111 से भाग नहीं लगेगा। सोच लो कितना आसान कर दिया आपके लिए। 1 2, ये 3 से भाग नहीं लगेगा। 1 2 3, ये 3 से भाग लग रहा है, ये भी लग रहा है। तो अब क्या करेंगे, 37 से चेक कर लेंगे। 37 से चेक करने के लिए भाई देखो, अब इसको 37 से चेक करने के लिए अब एक चीज और जानो। क्या जानो, बहुत अच्छी बात बता रहा हूं, एकदम ध्यान से सुनना। अगर संख्या ट्रिपल ए के फॉर्मेट में हो, मतलब लगातार 6 संख्या अगर होगी ना, वो 100% 37 से, 100% 3 से, 100% 11 से, 100% आपके कह सकते हैं, हाँ 37, 3 और 11 से 100% ये भाग लगता है। आप इस बात को रट लो कि अगर संख्या का फॉर्मेट ट्रिपल ए है, तो वो संख्या 100% आपके 37, 3 और 11 से भाग लगेंगे। और भी कुछ होता है, याद रखना, वो संख्या आपके 1001 गुना 111 होता है। 1001 को लिखते हैं 37 गुना 3, और 111 को हम लिखते हैं, ठीक है, हाँ 3 11 37। आप फिलहाल इतना याद रखो, आपके काम का है कि अगर कोई संख्या ट्रिपल ए के फॉर्मेट में हो तो वो 37, 3 और 11 से भाग लगती है। इस बात को याद रखो, ठीक है ना। 111 7 से करें, 7 1 7 4, 7 5 35 6, 7 8 56 5, 7 6 42, 7 7 49, 7 से कटेगा ये 111, क्योंकि मुझे लगता है 7 से भी हो जाता है। एक बार चेक कर लेते हैं। 2 करेंगे, 11 में हो गया 2, 9 2 18, 11 में 8 गया 3, ठीक है, 6 104, 4 2 8 2, नहीं 7 से नहीं लगता, ठीक है, यही याद रखो आप। 37, 3 और 11 से भाग लगेगी, ठीक है। आप ये सब चीज याद रख सकते हो, बहुत काम की चीजें याद रखो भाई, बहुत काम देगा आपको, ठीक है। आगे चलो, किसी अंक को 6 बार लिखने से, ठीक है, हाँ एक चीज और, इसमें 13 भी लिख दो भाई, 13 और 7 से भी भाग लगेगा, ये 13 से भी और 7 से भी, इतनी संख्याएं होती है भाई, ठीक है, याद रखना। 13 और 7 से भी लगता है 7 से, मैं कह रहा था ना 7 से भी लगता है। अगर कोई संख्या ट्रिपल ए के फॉर्मेट में होगा तो वो 37 से, 3 से, 11 से, 13 से और 7 से सबसे भाग लगता है, याद रखना। तो अब क्या होगा, इसका आंसर ए हो जाएगा, ये नहीं होगा,
ठीक है, क्योंकि ट्रिपल ए मतलब 6 संख्याएं लगातार कोई भी हो, ट्रिपल ए का मतलब एक एक एक, दो 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 दो, है ना, 2 बार 6 बार 2 हो जाए, 6 बार 3 हो जाए, 6 बार 4 हो जाए, कुछ भी हो, ये फॉर्मेट आप याद रखना, ये काम का, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मेट है, याद रखना, ये नहीं मिलेगा आपको कहीं। किसी अंक को 6 बार लिखने से बनी हुई संख्या हमेशा किससे विभाजित होगी? उदाहरण दिया है 777, क्या बताया था? वो 13 से भी होगा, 11 से भी होगा, 7 से भी होगा, मतलब सभी से होगा। 3 से भी होता है, 11 से भी होता है, 7 से भी होता है, ऐसे याद रखना फॉर्मेट में, 3 7 11 13, ठीक है ना, 3 7 11 13, 3 7 11 13 और 37, ठीक है, इससे भाग लगता है। तो देखो 3 7 11 तो है ही ना ऑप्शन में, 13 भी है, सबसे लगेगा, ठीक है, अगर ट्रिपल ए में हो। 8 अंकों की संख्या अगर 9 से विभाज्य है, जहां ए केवल एक अंक की पूर्ण संख्या है, तो ए का मान, भाई ने बताया था 9 का विभाजिता का नियम। यहां पे आप क्या रख दोगे जो कि 9 से भाग लग जाए? तो सभी संख्याओं का सम 9 से भाग होना चाहिए। तो देखो 7 6 13 5 18 4 22 3 25 2 27 1 28, मतलब 28 प्लस ए जो है ना वो आपके 9 से भाग लगना चाहिए। अब देखो 28 में अगर 0 जोड़ेंगे तो 28 ही होगा जो 9 से भागने लगेगा। 28 प्लस 2 30/9 नहीं होगा। 28 प्लस 4 32/9 नहीं होगा। 28 प्लस 8 36/9, 4 से भाग लग जाता है, सॉरी 9 से भाग लग जाता है। कहेंगे कि यहाँ पे आपको हर हाल में 8 रखना पड़ेगा। ठीक है, आसान सा क्वेश्चन है, आगे चलो। कौन सी संख्या 36 से विभाज्य होगी? ये खुद ही कह दिया 4 और 9 से, हालांकि नहीं भी कहता तो आपको 36 को ये देखना था कि वो संख्या 4 और 9 से भाग लगनी चाहिए। अब कुछ बच्चे बोलेंगे कि सर 36 के विभाजिता का नियम नहीं पढ़ा है। अरे भाई नहीं पढ़ा है तो आप भाग कर लो ना 36 को 4 गुना 9 में। अब आपको क्या चेक करना है? केवल इस संख्या 4 और 9 दोनों से भाग लगना चाहिए। देखो ये 4 से नहीं लगेगी क्योंकि दोनों प्लेस इसका 4 से भाग नहीं लग रहा है। 14 4 से भाग नहीं लगता, 54 4 से भाग नहीं लगता, दो संख्या रिजेक्ट हो गया। अब बचा 68 और 36। अब 9 पे आएंगे। 9 से भाग लगने के लिए तीनों प्लेसेस सारे अंकों का सम 9 से भाग लगे। 6 3 9 7 16 2 18, यही लग रहा है, और ये 4 से भी लग रहा है 9 से भी लग रहा है, यही होगा, बाकी ये भी नहीं होगा। देखिए 8 6 14 3 17 2 19, ये 9 से भाग नहीं लगता। तो बताइए कितना देर लगा 36 से भाग करने में? अगर करते बैठ के 10 मिनट लगता, 4 मिनट लगता। तो सिर्फ मेरी क्लास को अगर आप फॉलो कर लिए ना तो बहुत मजा आ जाएगा आपको। आगे चलो। कौन सी संख्या 72 से भाग होगी? खुद ही बता दिया 8 और 9 से, लेकिन नहीं भी बताता तो आपको देख लेना था कि वो संख्या 8 और 9 से भाग लगनी चाहिए। अब 9 के विभाजिता का नियम हमें तो पता है कि संख्याओं का सम 9 से भाग लगे। तो 4 4 8 1 9 2 11, 4 4 8 1 9 2 11, 9 से नहीं लग रहा, मतलब नहीं लगेगा 72 से ये। ठीक है, 6 3 9 9 18 8 26, देखो 9 8 17 6 23 3 26, 9 से नहीं लग रहा, खत्म। 4 2 6 4 10 8 18, होल्ड कीजिए। 4 2 6 5 11 8 19, 8 5 13 2 15 4 19, ये भी 9 से नहीं लगा। आपको देखे मुझे 8 पे आने की आवश्यकता ही नहीं हुई और केवल 9 से चेक हो गया कि वो संख्या 72 से भाग है या नहीं। हालांकि 8 से देखोगे तो देखो 8 6 48, सॉरी 448, ये 8 से भाग लग रहा है। हालांकि जरूरत नहीं पड़ी तो नहीं करेंगे भाई, मेरा आंसर से मतलब है ना। आगे चलो। कह रहा है कि कौन सी संख्या 11 और 12 दोनों से भाग लगेगी? देखो 11 और 12 से, मतलब 11 गुना 12 से भाग लगना चाहिए, और 12 को भी आप कर दो 4 गुना 3 से। देखो कितना आसान कर रहे हैं। तो आप ये देख लो कि कौन सी संख्या 11 4 और 3 से भाग लग रही है। 11 गुना 4 गुना 3 से भाग लग रही है। तो एक एक करके चेक करेंगे। सबसे पहले करेंगे 4 से, क्योंकि 4 का आसान है। 54 है लास्ट में, ये नहीं लगेगा, हटा दो। देखो कितना आसान कर दिए। 4 पंचे 20 लगेगा। 4 से 38 भाग नहीं लग रहा, क्योंकि यूनिट प्लेस और दहाई अंक दोनों क्या होना चाहिए? 4 से भाग लगना चाहिए। 4 से 86 भी भाग नहीं लग रहा। देखो कितना आसान कर दिया भाई, आपको तुरंत आपने बता दिया कि ये वो संख्या है जो दोनों से विभाज्य है। ये वो संख्या है जो दोनों से विभाज्य है, केवल इससे पता लग गया। अभी तो 3 और 11 बचा हुआ ही था। देखो ये 3 से भाग लग जाएगा। दो 6 4 10 2 12, 3 से भाग लगा। 11 से देखो 11 गुना 44 2, 11 गुना 22 हो गए। समझ रहे हो? केवल 10-10 सेकंड में उत्तर दोगे अगर आप मेरी क्लास को अच्छे से देख के जाओगे। चलो आगे। यही सब तो पूछ रहा है आजकल। कह रहा है कि कौन सी संख्या 3 5 9 11 और 19 से भाग है? तो भाई एक एक करके चेक कर लो ना। देखो सबसे पहले 5 पे आओ। 5 का विभाजिता का नियम क्या कहता है? यूनिट प्लेस पे 5 और 0, हटा दो। अब 3 पे आओ। 3 के विभाजिता का नियम, संख्याओं का सम 3 से भाग लगे।
6 4 10 9 19 हटा दो, 9 4 13 5 18, 18 3 से भी लग रहा है 9 से भी लग रहा है, होल्ड करो। 9 4 13 5 18 होल्ड करो, ठीक है। 3 और 9 चेक हो गया, 5 भी हो गया। अब क्या है 11 से चेक कर लो दोनों को। 9 5 14 और 14 में 4 गया तो 10। 10 कभी भी 11 से भाग नहीं लग रहा है, इसको भी हटा दो, यही आंसर होगा 9405। कितना समय लगा, कितना समय लगा जल्दी से बताओ। ठीक है भाई, बहुत इंटरेस्टिंग है ये क्लास। कह रहा है वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिसे इतना में जोड़ने पर प्राप्त संख्या 8 से भाग लगे। ये नहीं कर लोगे आप, इसको 8 से भाग करना, जितना कम पड़ रहा है उसमें जोड़ देना। दूसरा तरीका, अगर आप स्मार्ट होगे तो आपको 8 का विभाजिता का नियम क्या पता है, अंतिम 3 अंक 8 से भाग लगना चाहिए, तो आपको केवल 677 उठाना था और इसको 8 से भाग करना था, तो 8 8 64 3। अब देखो 8 में जोड़ना है ना, इसमें जोड़ना है, घटाना नहीं है, तो 8 जोड़ने का मतलब 8 पंचे 40, मतलब अगर यहां 40 हो जाता ना तो मेरा काम आसान हो जाता। तो कहेंगे कि 40 होने के लिए कितना कम पड़ रहा है भाई, 3, तो हम कहेंगे कि इसमें 3 जोड़ दो तो 100% वो 8 से भाग लगेगा। केवल स्मार्ट बनना था कि सर ने 8 का विभाजिता का नियम पढ़ाया तो हम पूरे संख्या को क्यों लेंगे, केवल हम अंतिम 3 अंक को उठा लेंगे, है ना मेरे भाई, समझ रहे हो ना। आ रहा है प्रियंका समझ आपको, जल्दी जल्दी बताओ। वह छोटी सी छोटी संख्या बताओ जिसमें इतना 11 में जोड़ने पर प्राप्त संख्या 11 का गुणज हो। कर लोगे, आसान सा क्वेश्चन है, आपको करना है। अब कह रहा है इसका इकाई अंक क्या है, देखो अब आपको पढ़ना है यूनिट प्लेस, आसान सा क्वेश्चन है, याद रखना। यूनिट प्लेस बस बताना है, इकाई अंक, ठीक है। इकाई अंक क्या होता है कि जब इसको आप गुना करोगे तो इकाई अंक पे कौन से डिजिट होंगे। जब आप इतने बड़े संख्या को गुणा करोगे तो कौन सा इकाई अंक पे डिजिट होगा। अब जो बच्चे जिनको नहीं पता वो क्या करेगा, सबको गुना करेगा और पानी पानी हो जाएगा, पसीना पसीना हो जाएगा और गलत भी करेगा। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो आप मेरी बात याद रखना, एकदम कभी गलती नहीं होगी। इकाई अंक बोले तो सबका इकाई अंक उठा लो, 2 गुना 6 गुना 3 गुना 7 गुना, बस आपके पास एक्चुअल में ये नंबर है। और आसान करते हैं आपके लिए, सुनो, इसको भी नहीं गुना करना है। अब इस दोनों को गुना करो, 2 गुना 6 कितना होता है 12, 12 का बस इकाई अंक उठा लो 2, 2 गुना 3 कितना होता है 6, 6 गुना 7 कितना होता है 42, 42 का इकाई अंक क्या हुआ 2, आंसर हो जाएगा 2। केवल इकाई अंक पकड़ना है सबके, समझ गए। आप ऐसे भी देख लो, 7 21 और गुना 12, 21 गुना 12 कितना होता है 1 गुना 2, इकाई अंक पे 2 ही आएगा। केवल आपको इकाई अंक ही पकड़ना है, किसी का भी क्या करना है, केवल इकाई अंक ही पकड़ना है। कह रहा है इसका इकाई अंक क्या होगा भाई, 31 से लेके 32 गुना 33 ऐसे करके चल रहा है गुना 39 तक, पूछ रहा है इसमें इकाई अंक क्या होगा। आप इसमें देखोगे कि कहीं ना कहीं इसमें 34 और 35 भी है ना भाई। अच्छा, जैसे आपको 34 35 दिखा, जहां भी आपको 2 गुना 5 का पेयर दिख जाए, 2 गुना 5 का, वहां पे इकाई अंक 100% जीरो होता है। आप इस पूरे ग्रुप में देखो 2 और 5 दिख गया ना आपको इकाई पे, जब भी पूरे ग्रुप में इकाई अंक पे 2 और 5 का पेयर दिख जाए, 2 भी दिखे और 5 भी दिखे, तो वो सबको जीरो बना देगा, नहीं बना देगा तो हम कहेंगे इसका इकाई अंक हर हाल में जीरो होगा। गुना मत करने लगना बच्चे, बैठ के मेरी क्लास में पढ़ने के बाद अगर गुना किए तब तो फिर बेकार है मेरी क्लास को करना। मेरी क्लास में आपको गुना नहीं करना है, आपको बस ये देखना था क्या था, देखो 31 गुना 32 गुना 33 गुना 34 गुना 35 गुना 36 गुना 37 गुना 38 गुना 39, यही था ना मेरे भाई। जब आप इसको गुना करोगे ना तो देखो आपको यहां दिख रहा है 2 और 5, 2 गुना 5 10 दे देगा, मतलब इकाई अंक पे जीरो आएगा, तो जीरो के साथ कुछ भी गुना होता है तो वो जीरो बना देता है, मतलब इकाई अंक में हर हाल में क्या आएगा, जीरो आएगा, हर हाल में क्या आएगा, जीरो आएगा। ये सब ट्रिकी क्वेश्चन है, एग्जाम में फंसते हैं लोग। इसका इकाई अंक बताइए, जल्दी से बताइए, इसका भी एक ट्रिक है, बताते हैं आपको। अब देखो इसका इकाई अंक बताने का सबसे अच्छा तरीका बताते हैं आपको, एकदम याद रख लेना एक बहुत इंपॉर्टेंट बात।
2 3 4 5 6 7 8 9, इस पे कोई भी पावर होता है ना, कोई भी पावर होता है इस पे, कोई भी पावर, याद रखना वो क्या होगा ना, 4 साइकिल पे जाके रिपीट होता है, 4 साइकिल पर रिपीट होता है वो संख्या यूनिट प्लेस पे, 4 साइकिल पर इकाई अंक रिपीट होता है, 4 साइकिल पे जाके इकाई अंक रिपीट हो जाता है। आपको एक करके दिखाएंगे, बाकी आप समझ जाना। जैसे देखो 2 पे पावर 1 क्या होता है, 2 होता है, 2 पे पावर 2 क्या होता है, 4 होता है, 2 पे पावर 3 क्या होता है, 8 होता है, 2 पे पावर 4 क्या होता है, 16 होता है। इकाई अंक क्या है, 16, सॉरी 6। आप इकाई अंक पे फोकस करना, 2 4 8 और 6। अब सीखो 2 पे पावर 5 क्या होता है, 32 होता है, 2 पे पावर 6 क्या होता है, 64 होता है, 2 पे पावर 7 क्या होता है, 128 होता है, और 2 पे पावर 8 क्या होता है, 256 होता है। अब देखो फिर आपको एक चीज नोटिस कराते हैं, 2 4 8 6, 2 4 8 6, 2 4 8 6, 2 4 8 6, ये चलता रहेगा। मतलब आप देखें कि हर 4 पावर के बाद यूनिट प्लेस रिपीट होता है, हर 4 पावर के बाद यूनिट प्लेस रिपीट होता है सारे संख्याओं का, हर 4 प्लेस के बाद यूनिट प्लेस रिपीट होता है, हर 4 पावर के बाद यूनिट प्लेस इकाई अंक रिपीट होता है किसी भी संख्या का, चाहे 2 से लेकर 9 तक, 2 से 9 ही तक संख्याएं होती है। ठीक है, तो आप इस बात को याद रख लीजिए। अब आप कुछ बच्चे कहेंगे कि सर 12 हो तो, अरे भाई 12 हो तो 2 ही है ना, फिर इकाई अंक सोच लेंगे। अगर कोई कहेगा सर 12 पे पावर 5 रहेगा, तो हम बोलेंगे 12 मत सोचो, फिर 2 पे पावर 5 सोच लो। आपको बस इकाई अंक पे आज से काम करना स्टार्ट कर दो कि बस इकाई अंक मतलब इकाई अंक, इकाई अंक मतलब इकाई अंक, बस। अब बोलोगे सर इसका आंसर तो बताओ, देखो इसका आंसर इतना आसान है ना। ठीक है, ये तो आपको समझ में आ गया चीजें। अब देखो यहां पे है 82 पे पावर 83, आप इसको फटाक से क्या करो ना, इसको लिख दो 2 पे पावर 83। ठीक है, बस इसका याद रखो क्या कर देना है, 8 को हटा देना है, आपको इकाई अंक पकड़ना था 2 पे पावर 83। अब देखो 83 है, ये कहां पे रिपीट होता है, 4 साइकिल पे जाके, तो हम तुरंत 83 को 4 से भाग करेंगे तो क्या हो जाएगा, 20 बार में कटा, 3 शेष बचा, जो शेष आता है ना वो उसका पावर बन जाता है। तो 2 पे पावर 3 क्या होता है, 8, तो हम कहेंगे कि आंसर क्या होगा मेरा, 8। तो आसान सा क्वेश्चन था, कुछ नया सीखे ना आप। तो आपको क्या करना है ना, बस आपको इकाई अंक उठाना है और पावर को 4 से भाग करना है, जो शेष बचता है वो उस पर लिख देते हैं। अब कई बार क्या होता है ना कि शेष 0 आ जाता है, अगर शेष 0 आए, यदि शेष 0 आए तो पावर 4 लिख देना, पावर 4 ही लिख देना, याद रखना। अगर पावर शेष 0 आ जाए तो पावर 4 लिख देना। ठीक है, जैसे कि मान लो 82 पे पावर 80 होता, तो अब क्या है, 2 पे पावर 80, 80 क्या होता है, 4 से पूरा भाग लग जाता है, तो हम यहां पे 2 पे पावर 4 लिखेंगे, 2 पे पावर 4 का मतलब 16, मतलब इकाई अंक 6 होगा, याद रखना। ठीक है भाई, इकाई अंक क्या होगा, 6 होगा। आगे देखो ऐसा क्वेश्चन अभी और आएगा, कह रहा है इसका इकाई अंक क्या होगा। भाई आसान सा क्वेश्चन है, कोई बात नहीं। देखो 73 पे पावर 103 अब प्लस 104 पे पावर 103, अब कह रहा है इसका इकाई अंक बताओ। भाई बता देंगे, रोने वाली क्या बात है। हम देखेंगे कि 7 से मतलब नहीं, हम देखेंगे 10 से मतलब नहीं, हम कहेंगे कि 3 पे पावर 103 है और हम कहेंगे कि 4 पे पावर 103 है। दोनों को 4 से भाग करेंगे, 103 को अगर हम 4 से भाग करते हैं तो ये 25 बार में कट जाएगा और 3 शेष देगा। जैसे 3 शेष दिया तो हम लिखेंगे 3 के पावर 3, और 4 का मतलब होता है 4 पे पावर 3, 3 तिया 9 तिया 27, 4 चौके 16 चौके 64। इकाई अंक पूछा था तो 7 4 11, 6 2 8 1 9, तो इकाई अंक क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। बताओ कितना वक्त लगा। अगर 73 पे पावर 103 करने लगे ना तो मेरा पूरा यकीन है कि आप शायद 6 महीना ही एग्जाम में पेपर में बैठे रह जाओगे। 73 गुना 73 गुना 73 गुना 103 बार, और फिर बेचारे को जोड़ोगे 104 गुना 104 गुना 103 बार, अब फिर करना पसीना पसीना, मतलब एग्जामिनर बोलेगा भाई क्या कर रहे हो, है ना। तो आपको ये याद रखना पड़ेगा मेरे भाई, है ना, मेरी क्लास में ये सब चीज सीखो।
इसका इकाई अंक, अब देखो कितना डरावना लग रहा है, लेकिन कोई घबराने वाली बात नहीं, बस 7 उठाओ और इतना सब पावर को 4 से भाग करो। अब देखो, अब बोलोगे कि सर इसको भी 4 से भाग नहीं करना है मेरे भाई। 4 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है? अंतिम 2 अंक 4 से भाग करके चेक करो। तो केवल 65 लिख दो आप, है ना भाई, केवल क्या करो 65 लिख दो, अंतिम 2 अंक लिख दो। देख रहे हो कितना आसान कर दिए। तो 7 पे जब 65 को 4 से भाग करेंगे तो 64 बार में 4 पूरा कटता है, 4 से 64, तो एक रिमाइंडर बचेगा। तो देखो कितना आसान कर दिया, 7 होगा इसका इकाई अंक, क्योंकि 65 को 4 से भाग करेंगे तो 16 बार में ये 64 कट जाएगा, तो एक शेष बचा, वही तो लिख दिए 7 पे पावर 1। हमने इसको भी पूरा 4 से भाग करते तो एक ही शेष बचता। वो तो आपका स्मार्टनेस है कि आपने अंतिम 2 अंक को उठाया, क्योंकि मैंने आपको विभाजिता का नियम इसी दिन के लिए पढ़ाया था। समझ रहे हो ना? चलो आगे जल्दी से बताना भाई, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इसका इकाई अंक नहीं कर लोगे मेरे भाई? आसान सा क्वेश्चन है, नहीं कर लोगे? देखो सब पे पावर क्या आएगा? 1 आएगा। देखो 4 6 के 24, 1 पे पावर 1, 2 पे पावर 1, 3 पे पावर 1, 4 पे पावर 1, 5 पे पावर 1, 6 पे पावर 1, 7 पे पावर 1, 8 पे पावर 1, 9 पे पावर 1 और 9 पे पावर 1। सब का मान वही देगा। तो 1 से लेके 9 तक के संख्याओं का सम 9 गुना 10/2 मतलब 45। 45 में इकाई अंक क्या होता है? 5। तो मेरा आंसर हो जाएगा 5। समझ रहे हो? आपको 2-3 चीज एक साथ यूज करना पड़ सकता है। 1 से लेके n तक के संख्याओं का सम। आपने यहाँ पे सारे में 1-1 क्यों लिखा? क्योंकि जब 25 को 4 से भाग करते हैं तो 6 बार में ये 24 हो जाता है, आपका 1 शेष देता है, तो सब पे पावर 1 ही हो जाएगा। समझ पा रहे हो? बस सीखो, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 99 से भाग होगी? 99 से भाग होने के लिए 11 और 9 से चेक कर लीजिएगा, ये आपका काम है। ये बहुत कराया है तो अब आप करोगे, ये आप करोगे, ठीक है, ये आप करोगे, ये भी आप करोगे, सब आप करोगे। आपके लिए होमवर्क देके जा रहे हैं, सब आपका काम है, ठीक है। अंतिम शेषफल ज्ञात कीजिए, ये भी आपका काम है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, ये भी आपका काम है। खाली भाग वाला क्वेश्चन है। 12 से भाग करने पर क्या शेषफल आएगा? नहीं कर लोगे? आसान सा क्वेश्चन है, अलग अलग करके करना। 12 को भाग देने पर शेषफल, पहले इसको 12 से करना, फिर इसको 12 से भाग करना, इसको 12 से भाग करना, जो शेष आएगा सबको गुना कर देना, वो आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है भाई, आसान सा क्वेश्चन है, ठीक है। क्या हो जाएगा? देखो हम कर ही देते हैं। 361 गुना 363 गुना 365, इसको 12 से भाग करना है। तो इसका तरीका क्या होता है ना, इसको 12 से भाग करेंगे तो 1 शेष देगा, तो 1 गुना, इसको 12 से भाग करेंगे तो 3 शेष देगा, गुना, इसको 12 से भाग करेंगे तो 5 शेष देगा। तो कितना हो जाएगा भाई? 3 गुना 5 15, लेकिन 15 अभी 12 से ऊपर है ना, तो 15 शेष तो नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि वो 12 से बड़ा है। तो फिर इसको 12 से भाग देंगे तो क्या बचेगा? 3 शेष। क्या बचेगा? 3 शेष। कितना आसान सा क्वेश्चन था, बताइए कितना आसान था। अब गुना करके 12 से भाग दोगे तो हो सकता है कि 10 मिनट खराब हो जाए, ज्यादा भी 10 मिनट खराब हो जाए, हो सकता है ज्यादा भी खराब हो। समझ में आ रहा है? मजा आया? आपको क्या करना है ना, केवल भाग करना है इंडिविजुअल, और सारे शेष को गुना करना है। अगर शेष अभी भी भाग वाले से बड़ा है तो फिर एक बार और भाग करो। अगर यहाँ 11 आ जाता तब तो शेष 11 हो जाता, क्योंकि वो छोटा है। अभी 15 12 से बड़ा है ना, तो एक राउंड और भाग करो उसको, ठीक है। चलो आगे। अब देखो ये आसान सा क्वेश्चन नहीं है। 3 पे पावर 23 को अगर 2 से भाग करेंगे तो क्या होगा शेष? अब देखो ये यूनिट प्लेस वाला कॉन्सेप्ट है। सबसे पहले ये देखो कि 3 पे पावर 23 को हम क्या लिखते हैं। तो देखो 3 पे पावर 23 है, तो 23 को हम 4 से भाग करेंगे तो क्या बचेगा? 5 बार में 20 होगा, 3 शेष बचा। एक्चुअल में 3 पे पावर 3 है, और 3 पे पावर 3 को क्या लिखते हैं? 3 3 होती है 27। अब 27 को 2 से भाग कर देना है, क्योंकि 2 से भाग करने बोल रहा है। तो 27 को 2 से भाग करेंगे तो 2 गुना 13 गुना 2 26, तो आपका शेष क्या बचेगा? 1। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा? 1। कितना आसान सा क्वेश्चन था। पहले ऊपर वाले को फ्री किए कि ऊपर वाले का एक्चुअल में मान क्या आएगा। तो 3 पे पावर 23 का मान हमेशा क्या आएगा? 27 के बराबर, मतलब समझ लो कि यूनिट प्लेस पे 7 आएगा, और 7 को 2 से भाग करेंगे तो हमेशा शेष 1 देगा, है ना। ये सब ट्रिक है। ना तो ईमानदारी से बताओ, 3 पे पावर 23 को कभी सॉल्व कर सकोगे एग्जाम में? कितना समय लगे? एक तरीका और था, देखो 3 पे पावर 23/2 है ना,
अब आप ये सोचो 3 पे पावर 23 का मतलब 3 को आप कितनी बार लिखोगे? 23 बार। और भाग किससे कर रहे हो? 2 बार। 2 से भाग करेंगे तो हर बार शेष एक ही आएगा, हर बार शेष आएगा। तो एक को कितनी बार भी गुना कर दो आंसर एक ही आएगा। इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते थे भाई। बहुत तरीका है मेरे पास, आप सीखने की कोशिश तो करो। मेरे पास 1000 तरीका है आपको सिखाने का। बस मेरे इसलिए हाथ कई बार बंद जाते हैं, क्योंकि क्या होता है आप लोग DSSB की तैयारी कर रहे हो। नहीं तो हाई लेवल पे तो इतना लेके आप लोग को चले जाए ना नंबर सिस्टम में कि आप सोच भी नहीं सकते हो कि ऐसा भी होता है क्या। मतलब दीवाने हो जाओगे आप लोग। लेकिन ये इसलिए नहीं बताया जा रहा क्योंकि आपका केवल टाइम खराब होगा। आपको बस इस लेवल, ये भी नहीं आएगा, मैं लिख के देता हूं, ये भी नहीं आना है। लेकिन मैं क्या होता है ना कि मैं सिखा देता हूं। मैंने पहले ही बोला कि मैं सिखा देता हूं, ये भी नहीं आएगा, हो सकता है ना आए। ये बहुत हाई लेवल है, लेकिन सीखो। इसको 17 से भाग देंगे तो क्या शेष होगा? नहीं कर लोगे? आसान सा क्वेश्चन है, देखो 18 पे पावर 59 और प्लस 20 को 17 से भाग करना है। कर लो, आसान सा क्वेश्चन है। तो दोनों को अलग अलग करना पड़ेगा। 18 पे 59/17 और प्लस 20/17 दोनों को अलग कर दिए, क्योंकि एलसीएम लेंगे तो वही बात होगा। अब देखो ये क्या है, एक तरह से 8 पे पावर 59 है। 8 पे पावर 59 को क्या लिखते हैं भाई? अब 59 को 4 से भाग करेंगे तो क्या हो जाएगा? 14 चौके 56, 14 बार में, तो शेष क्या बचेगा? 3। मतलब ये क्या हो जाएगा? 8 पे पावर 3/17। 8 पे पावर 3 का मतलब 8 8 64 गुना 8, 512/17। 512/17 क्या होगा भाई? 17 तिया 51। मतलब यहां पे 2 आपका क्या आ जाएगा? शेष। यहां पे आपका तो 2 शेष आया, इसका मतलब 2 शेष आया। प्लस 20/17 को करेंगे भाग तो 3 शेष आएगा। तो 2 और प्लस 3 क्या हो जाएगा? 5। 5 शेष आएगा, जो कि आपका नन ऑफ दिस होगा। कितना आसान है, समझ रहे हो? केवल आप कॉन्सेप्ट सीखिए, ठीक है? समझ में आ रहा है? प्रियंका, ज्योति, संदीप, समझ में आ रहा है जी आप लोगों को? जल्दी बताओ, 10 मिनट और क्लासेस है, ठीक है? जल्दी जल्दी करो। प्रथम 20 प्राकृतिक संख्याओं के गुणनफल के अंत में आने वाले शून्यों की संख्या ज्ञात करो। अब देखो नंबर ऑफ जीरोज सीख लो। नंबर ऑफ जीरोज मतलब इकाई अंक पे या मतलब अंतिम में कितने जीरो आएंगे। किसी भी बात को गुना करते हैं तो, किसी भी चीज को जब गुना करते हैं तो अंतिम में कितने जीरो आते हैं। आएगा नहीं एग्जाम में, लेकिन सीख लो, ठीक है? 10 मिनट है, सीख लो। तो नंबर ऑफ जीरोज का क्या मतलब होता है? देखो कब जीरो आएंगे, याद रखना 2 गुना 5 से जीरो आता है। 2 गुना 5 का मतलब 1, 10। मतलब जहां पे आपको 2 गुना 5 का पेयर दिखे वहां पे याद रखना 1 जीरो बनेगा। और एक बार 2 गुना 5 दिख जाए तो याद रखना वहां पे 2 पेयर बनेगा। एक बार और 2 गुना 5 मिल जाए तो वहां याद रखना 3 पेयर बनेगा, तो 3 जीरो मिलेगा। अब ये कह रहा है कि 1 से लेके 20 तक का, मतलब 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना 20 तक में लास्ट में कितने जीरो आएंगे गुना करने पर। अब जो करेगा वो बेवकूफ होगा, लेकिन जो मेरी क्लास करेगा वो सीखेगा। आज इतना इंटरेस्टिंग है, मजा आ जाएगा आप लोगों को। इसका तरीका है, याद रखना ऐसा ही फॉर्मेट हो कि प्रथम 20, प्रथम 30, प्रथम 40 और वो देगा। मतलब 1 से प्रारंभ n तक की बात हो, 1 से प्रारंभ n तक की बात हो, मतलब 1 से लेके 20 कह रहा है। तो आप क्या कीजिए ना, आप 20 में देखिए 1 से लेके 20 तक में कितनी बार 2 कितनी बार 5 आ रहा है। अब ये ढूंढना बड़ा टफ है। इसका तरीका है कि आप 20 को सबसे पहले 5 से भाग करिए। अगर 5 से भाग करते तो ये 4 बार में हो जाता है ना भाग। तो जितनी बार में भाग होता है याद रखना उतनी बार तो आपका 5 आएगा, उतनी बार 5 आएगा। और याद रखना 20 में 2 कितनी बार आएगा, तो 2 दही मतलब 10 बार। लेकिन 5 आपका आ रहा है 4 बार, 2 आ रहा है आपका 10 बार। तो हमें चाहिए 5 और 2 का पेयर। तो 5 आ रहा है 4 बार, तो 2 हमें 4 ही बार चाहिए। 10 बार हो गया, मतलब 6 बार किसी काम का नहीं है, क्योंकि उसमें 5 का पेयर मिलेगा नहीं। जैसे 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5 ही हो और आप 10 बार 2 गुना 2 गुना 2 गुना लिख दो, तो हमें जरूरत क्या है? हमें तो केवल 4 2 की जरूरत है, जो 5 के साथ फुलफिल करेगा अपना कंडीशन। तो हम कहेंगे कि इसमें नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे? 4। रट लो, मतलब जितना 5 उतना जीरो। 2 को भी भूल जाइए, कई बार जरूरत पड़ेगी 2 की, लेकिन मोस्ट ऑफ द केस में जितनी बार 5 उतनी बार नंबर ऑफ जीरोज। ठीक है, समझ में आया? शून्यों की संख्या है ना, शून्यों की संख्या कहते हैं इसको। आगे देखो,
अब कह रहा है प्रथम 55 में, पागल नहीं हो जाएगा लोग गुना करके, 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना 55 तक करेगा, रोने लग जाएगा। बस क्या करना है, हमें कुछ नहीं करना, 55 को 5 से भाग करना है। 5 से भाग किए 11 बार में, बस सीधा लिख दो 11 जीरो। देख रहे हो कितना आसान है, कितना आसान है, ठीक है ना। बस आपको कितना सेकंड लगा, मतलब हम कहते हैं 1 सेकंड भी नहीं लगेगा, लेकिन मेरी बात याद रहेगी तब ना, और नहीं तो कितना डिफिकल्ट है वो आप सोच भी नहीं सकते, आप सोच भी नहीं सकते। अब कहोगे कि सर इसमें 2 कितना है, तो कर लो भाई, 2 से आप 55 को भाग करो। तो इसका तरीका क्या है, 2 से ये 27 बार में भाग लगा, एक शेष बचा तो अभी और होगा, 2 से ये 13 बार में कटेगा, अभी भी चलता रहेगा, ये एक शेष बच रहा है, 2 से ये 6 बार में एक शेष बच रहा है, 2 से 3 बार में, जहां शेष 0 आ जाए वहां तक आप काटते रहो। अब क्या इसमें 2 की संख्या कितनी होगी, तो 27 प्लस 13 प्लस 6 प्लस 3, मतलब 27 13 40 6 46 3 49, मतलब इसमें 49 बार तो 2 की संख्या आएगी, लेकिन हमें जरूरत है 5 से ना। अब देखो एक नया चीज आपने और क्या सीख लिया, कि जब भी आपसे ये पूछ ले कि किसी भी गुणन में, जैसे 1 से लेके 100 तक में 2 की घात कितनी है, 5 की घात कितनी है, तो आप नहीं आसानी से बता दोगे कि 2 की घात कितना है 49, मतलब 2 आएगा 49 बार, 5 की घात कितनी है, तो 5 की घात है 11, मतलब आंसर आएगा 11। आपसे ये भी पूछ सकता है नंबर ऑफ पावर्स, कि 3 की घात कितनी है भाई, तो 55 को 3 से भाग करेंगे, 3 से 18 दिया 54, 3 6 के 18, तो हम कहेंगे कि 3 की कितनी घात है भाई, तो 18 प्लस 6 24, तो कहेंगे कि 3 जो है ना वो पूरे गुणज में 24 बार आएगा, 3 जो है पूरे गुणज में 24 बार आएगा। कुछ बच्चे बोलेंगे सर 24 बार कैसे आएगा, केवल 3 ही तो है। हम बोलेंगे 6 में 3 गुना 2 नहीं है, 9 में 3 गुना 3 नहीं है, 15 में 3 गुना 5 नहीं है, 18 में 3 गुना 2 नहीं है। भाई सोच भी नहीं पाओगे, आप ऐसे मत रट लेना कि सर 5 तो 5 ही है ना, अरे भाई 10 में 5 गुना 2 नहीं है, 15 में 5 गुना 3 नहीं है छुपा हुआ, 55 में 5 गुना 11 नहीं है, 50 में 5 गुना 10 नहीं है, 5 गुना 2 है 50 में। समझ रहे हो, बहुत इंटरेस्टिंग है मेरी क्लास, याद रखना। नंबर सिस्टम में बहुत कहते हैं ना मजा ला देता हूं मैं, ठीक है, बहुत कुछ है इसमें सीखने के लिए। प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं के गुणनफल में आने वाले शून्यों की संख्या, आसान सा है, 10 को आप भाग करिए 5 से, 5 गुना 2, 2 ही होगा आंसर 2। देख रहे हैं कितना आसान है, ठीक है भाई। चलो आज ऐसे भी सोचो ना, 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5 गुना 6 गुना 7 गुना 8 गुना 9 गुना 10। अब देखो मैनुअली सिखाते हैं चेक करने के लिए, छोटा है तो सिखा रहे हैं। देखो 2 आया यहाँ पे 2 गुना 2, यहाँ 2 गुना 3, ठीक है, यहाँ 2 गुना 2 गुना 2, देखो 2 कितनी बार आ रहा है, ठीक है, इसको हटा दो, 3 की जरूरत नहीं है ना हमें, ठीक है। और देखो यहाँ पे आ रहा है 2 गुना 5, एक बार यहां से 2 निकाला, इतना बार तो 2 आ गया। 5 कितना आ रहा है, तो देखो एक बार यहां से 5 निकला, एक बार यहां से 5 निकला, 2 5 आएगा, 2 2 के साथ उसका काम बन जाएगा, तो कहेंगे कि 2 ही जीरो आएगा। लेकिन अगर पूछता कि 2 की घात कितनी है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 की घात कितनी है भाई 8, 5 की घात कितनी है 2। क्लियर, समझ में आया, आसान सा क्वेश्चन था। आगे चलो, अंत में शून्यों की संख्या, नहीं कर लोगे, नहीं कर लोगे, आसान सा क्वेश्चन। कितने शून्य होंगे इसके अंत में, देखो एक कह सकते हैं कि आप इसको ऐसे सोच लो कि 10 गुना 20 गुना 30 है ना, तो आप 10 कॉमन कर लो, तो 1 गुना 2 गुना 3 नहीं हो जाएगा भाई, गुना 20 गुना 20। बस आप सोच लो, आपको केवल 1 से 20 तक में शून्यों की संख्या कितनी थी भाई, देख लो 1 से 20 तक में शून्यों की संख्या अभी तो हमने निकाला था, है ना, देखो कितना था 4, ठीक है, तो 1 से 20 तक में शून्यों की संख्या कितनी है 4, ठीक है। और एक बात सोचो, 1 से 20 तक में, सही कर रहे हैं ना भाई, 10 10 20, हाँ 1 से 20 तक में शून्यों की संख्या कितनी है 4, और यहां पे देखो इसमें कितने शून्यों की संख्या है भाई, ठीक है ना, इसमें कितने शून्यों की संख्या है 10, तो 10 और गुना 4 कितनी हो जाएगी 40, तो मेरा उत्तर क्या हो जाएगा नन ऑफ दिस। आसान सा क्वेश्चन था, ठीक है। आगे चलो,
n में कितने शून्य होंगे? अब देखो यहाँ पे इसने क्या बदमाशी किया, 2 से लेके 100 तक किया। तो भाई आप 1 कर दो ना आगे में गुना, क्या दिक्कत है? यहाँ 1 गुना लगा दो, फर्क थोड़ी पड़ेगा। 1 के आने से कोई ऐसे भी फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि 1 से कोई फायदा होने वाला नहीं है ना कोई नुकसान होने वाला है। अब 100 तक है, 100 को सीधे आप 5 से भाग कर दो, कितना हो जाता है? 20। तो कहेंगे कि 20 तो मेरे पास क्या है? 5 है, लेकिन 2 हो सकता है कम होगा, इसलिए यहां पे क्या है ना, उत्तर आपका 20 है नहीं। तो 100 में 2 कितने हैं? तो देख लो, 50, 25 और क्या है? 2 से 12, 2 से 6 है ना भाई। अब यहां पे ये कट गया आके 2 से 6 बार में, तो 12 6 18। तो कहेंगे इसमें अंत में कितने शून्य है भाई? तो अब देखो यहां पे गड़बड़ हो गया कुछ, क्या? 5 से 20, ठीक है। 2 भी बहुत ज्यादा आ रहा है, तो इसका आंसर 20 होगा। हालांकि यहाँ पे दिया नहीं है, कुछ गड़बड़ हो गया है, या कह सकते हैं कि इसमें ऑप्शन में कुछ मिस्टेक है, ठीक है। क्योंकि 1 से लेके 100 तक ही कह रहा है ना, तो 5 तो पक्का 20 बार आएगा, तो आंसर 20 होना चाहिए। इसमें ऑप्शन में कुछ गड़बड़ लग रहा है मुझे, एक बार इसको चेक कर लेना, यहाँ पे 20 होना चाहिए, ठीक है। क्लियर? चलो आगे। अब ये कह रहा है किसके द्वारा विभाज्य, तो भाई करके चेक कर लेना, इसमें कौन बड़ी बात है, कर लेना, ठीक है। इसको देखो, आसान सा क्वेश्चन है, ट्राई करो, ठीक है। खत्म ही हो गया क्लास। कह रहा है एक बॉक्स के अंदर 4 छोटे बॉक्स हैं। देखो एक बॉक्स है, इसके अंदर 4 छोटे बॉक्स हैं, ये कह रहा है चारों बॉक्स में प्रत्येक के अंदर 3 छोटे बॉक्स हैं। लो भाई, प्रत्येक के अंदर 3 छोटे बॉक्स हैं, ठीक है। प्रत्येक के अंदर 3 छोटे बॉक्स हैं। कह रहा है कि जिनमें प्रत्येक के अंदर 2 बॉक्स है, 2 बॉक्स और है। लो भाई, ठीक है। तो कह रहा है कि कुल मिलाकर कितने बॉक्स हैं? आसान सा क्वेश्चन है, इसका चेक कर लो, गुना 4 करना, एक बड़ा वाला बॉक्स है। तो देखो इसमें कितने बॉक्स है? 3 है ना। देखो 1 2 3, 3 3 9, 1 10, 10 10 20 10 30 10 40 और एक बड़ा वाला, कितना हो गया? 41। आसान सा क्वेश्चन था, पजल था ये, है ना, पजल था, ठीक है। चलो आगे, समझ गए ना ये कैसे हुआ? तो देखो इसमें देख लो ना, इसमें कितना बॉक्स है? 1 बॉक्स, 2 बॉक्स और ये वाला 3, 3 3 6 3 9, एक बड़ा वाला 10, 10 इसमें तो 10 इसमें, 10 इसमें तो 10 इसमें, 10 10 20 10 30 10 40 और एक बड़ा वाला, ये भी तो बॉक्स है भाई। लोग 40 लगा देते हैं, लेकिन आंसर होगा 41, क्योंकि लोग बड़ा वाला बॉक्स भूल जाते हैं करना, जोड़, है ना, जोड़ना है सबको। जल्दी बताओ भाई, क्लास खत्म हो गया, अंतिम क्लास है, जल्दी से बताओ। सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है? आप कर लेना भाई, ये आपके काम का है, ये क्या दिक्कत है? आप जैसे कर लो, डेसिमल में कन्वर्ट करके करो, या इसका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेम करो, ये आपका काम है, ये होमवर्क है, कर लेना। अब जल्दी से बताओ, क्लासेस समाप्त हो गई है, सारे क्वेश्चंस को करा दिया, कुछ भी नहीं छोड़ा है, नंबर सिस्टम में कुछ भी नहीं छोड़ा है। जो नहीं भी बताना चाहिए आपको वो भी सिखाया है, क्योंकि हो सकता है कि आप आगे और भी अच्छे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, जैसे एसएससी है ना, या बैंकिंग, रेलवे, या हो सकता है यूपीएससी, हो सकता है यूपीपीसीएस, सब में काम देगा ये। जल्दी से बता दीजिए, चीजें समझ आई या नहीं आई, फिर हम क्लास को यहीं पे समाप्त करेंगे। जल्दी से बता दीजिए, जल्दी से बता दीजिए कि चीजें समझ आई या नहीं आई। आपको सारा मैंने करवा दिया है, कुछ भी नहीं छोड़ा है भाई, तो एक बार जल्दी से बता दो, मुझे भी तो पता लगे कि चीजें आपको समझ आई या नहीं आई। ठीक है, ज्योति, प्रियंका, संदीप, है ना, जल्दी बताओ भाई, क्लासेस को यहीं समाप्त करेंगे। और कैसा लगा, मजा आया या नहीं आया, जल्दी से बताओ। नंबर सिस्टम बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक होता है, जल्दी से बता दो। जल्दी से बता दो, समझ आया या नहीं आया, फिर हम क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। आप लोग बोलते नहीं हो, नाराज हो क्या आप लोग मेरे से? ऐसा तो नहीं है कि नाराज हो कि सर सिखा नहीं रहे अच्छे से, या सर से पूछते हैं सर बताते नहीं है, ऐसा तो नहीं है ना कुछ? जल्दी बताओ भाई, ठीक है ना। तो चलो आप बता देना, नहीं बता रहे तो कोई बात नहीं है, मैं ही सोच लेता हूँ कि भाई मैंने आपको अच्छे से सिखा दिया है। तो चलिए अब हम लोग मंडे मिलेंगे। कल आप लोग रेस्ट करिए, और हो सकता है तो प्रिपरेशन करिए, प्रैक्टिस करिए। मंडे को हम एक नए टॉपिक के साथ शुरुआत करेंगे, और उसमें भी आपको बेहतरीन तरीके से शॉर्टकट के साथ सिखाने का प्रयास करेंगे। तो आज के लिए शुक्रिया, अलविदा, अपना ध्यान रखिए और अच्छे से पढ़ाई करिए। हम मिलते हैं अगली कक्षा में, है ना, और अच्छे से आप लोग मेहनत करिए और 40 में 40 नंबर लाने का प्रयास करिए। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगली कक्षा में।